नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका की शांति वार्ता बेनतीजा रही। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सीधा कह दिया कि ईरान ने मौका गंवा दिया है। अमेरिका ने अपनी बातें स्पष्ट तौर पर रख दी हैं, लेकिन ईरान हमारी शर्तों पर सहमत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, यानी जेडी वेंस ने कहा कि हम ऐसी स्थिति तक नहीं पहुंच सके जहां ईरान हमारी शर्तों को स्वीकार करता। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे बातचीत चली, लेकिन बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए। जेडी वेंस ने यहां साफ साफ ईरान के ऊपर ही कह दिया कि ईरान ने मौका गंवा दिया है, लेकिन अमेरिका अपनी बातें स्पष्ट तौर पर अमेरिका ने रख दी थी। चलिए ठीक है, यहां पर जेडी वेंस अपनी बात रखते हुए, लेकिन दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि अब अमेरिका को यह तय करना है कि वो हमारा विश्वास जीत सकता है या नहीं जीत सकता। यानी दोनों देशों के बीच भरोसे की अपार कमी दिखाई दे रही है। बातचीत को सफल बनाने के लिए एक दूसरे के ऊपर विश्वास यानी भरोसा होना चाहिए, लेकिन जब भरोसा ही नहीं है तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। खैर, ईरान और अमेरिका के बीच जिन मुद्दों पर बात नहीं बन पाई, वो तीन प्रमुख रूप से वो तीन मुद्दे हैं। उन तीन मुद्दों को देखते हैं। पहला, यहां ईरान का यूरेनियम संवर्धन और परमाणु कार्यक्रम, यानी यहां यूरेनियम एनरिचमेंट की जो बात है वो, और परमाणु कार्यक्रम उनका जो है उसकी बात, एटॉमिक जो कार्यक्रम उनका वो। दूसरा है, यहां पे आप देख लीजिए, हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 28 फरवरी से पहले की शिपिंग की व्यवस्था जो है वो करने की डिमांड इधर अमेरिका की तरफ से की जा रही है, और ईरान का कहना है कि ये इस पर हमारा कब्जा है वो बरकरार रहेगा। और तीसरा यहां इंपॉर्टेंट, लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का सैन्य अभियान जो है वो। ये जो तीन मुद्दे हैं मुख्य रूप से इस पर दोनों पक्ष सहमत असहमत वाली बात है। ईरान कह रहा है कि हमारा जो परमाणु कार्यक्रम है वो चलता रहेगा, हाँ, हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, ये ईरान का कहना है। दूसरा है कि हॉर्मुज पर हमारा अधिकार कल था, आज भी हमारा रहना चाहिए। और तीसरा यहां पर है कि हिजबुल्लाह के ऊपर, लेबनान के ऊपर जो आप हमला कर रहे हैं उसको तत्काल प्रभाव से रोकिए। न सिर्फ लेबनान बल्कि इस क्षेत्र में, इस एरिया में जहां भी आप अशांति और खासकर इजराइल जिस ढंग से करने की कोशिश कर रहा है, सैन्य अभियान इजराइल का जो है वो जारी है, उसको बंद कीजिए। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता से 24 से 25 अप्रत्यक्ष वार्ताएं हुई, 25 अप्रत्यक्ष वार्ताएं हुई, यानी इनडायरेक्ट रूप से बातचीत हुई, और कुछ मामलों में हम अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ एक समझौते पर पहुंचे। लेकिन 2 या 3 मामलों में, वही जो 3 मामले ऊपर रख चुका हूं, 3 मामलों में विचार अलग थे और हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके। तो साफ दिख रहा है कि ईरान पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान पहुंचा था और बातचीत में अपनी तार्किक मजबूती के साथ दिखाई भी दिया। लेकिन इस बातचीत को, इस वार्ता को किसी मुकाम तक पहुंचने से पहले इजराइल के प्रधानमंत्री ने इसे डिरेल करने की कल रात से ही कोशिश शुरू कर दी थी। उन्होंने यानी इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने न सिर्फ ईरान को धमकाया बल्कि तुर्की के राष्ट्रपति का नाम लेकर एक नई जंग छेड़ने की धमकी भी दे दी। इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोआन पर टिप्पणी की। नेतन्याहू ने एक्स पर लिखा, यह सामने है, कि इजराइल मेरे नेतृत्व में, जी हां, इजराइल मेरे नेतृत्व में ईरान के आतंकवादी शासन और उसके सहयोगियों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा, जबकि अर्दोआन उनका समर्थन करते हैं और अपने ही कुर्द नागरिकों का जनसंहार करते हैं, यानी कत्लेआम करते हैं। ये बात यहां पर इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कही और इसमें दोनों को लपेटा, यानी ईरान को भी और तुर्की को भी। तुर्की के राष्ट्रपति का नाम लेते हुए, रेसेप तैयप अर्दोआन का नाम लेते हुए इन्होंने अपनी बात रखी और इसके बाद बवाल मच गया, क्योंकि तुर्की इस पर नाराज हो गया। इस पर तुर्की के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति ने भी वहां अपनी संसद और अपने मंत्रिमंडल को संबोधित करते हुए बहुत सारी बातें कही। यानी अर्दोआन ने भी और साफ साफ कह दिया कि ये हिटलर है। तुर्की के विदेश मंत्रालय के बयान, और उस बयान में जारी कर अर्दोआन पर लगाए गए, यानी राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद और झूठा बताया। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि हमारे राष्ट्रपति पर इजरायली अधिकारियों की ओर से लगाए गए बेबुनियाद और झूठे आरोप उन सच्चाइयों से पैदा हुई असहजता का नतीजा है।
जिन्हें हम हर मंच पर लगातार उठाते रहे हैं। तुर्की निर्दोष नागरिकों के साथ खड़ा रहेगा और ये सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयास जारी रखेगा कि नेतन्याहू उनके किए गए अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराए जाएं। नेतन्याहू का वर्तमान उद्देश्य चल रही शांति वार्ताओं को कमजोर करना और क्षेत्र में अपनी विस्तारवादी नीतियों को जारी रखना है। इसमें विफल रहने पर उन पर अपने ही देश में मुकदमा चलाया जा सकता है और संभवतः उन्हें कारावास यानी जेल की सजा भी सुनाई जाएगी। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने दोस्तों नेतन्याहू को इस दौर का हिटलर भी बताया है। तो अब साफ दिख रहा है कि तुर्की खुलकर ईरान के साथ आ गया है और इस क्षेत्र में यानी जो पश्चिमी एशिया है उस क्षेत्र में इजराइल की ज्यादतियों को बर्दाश्त तुर्की नहीं करेगा। यह तुर्की ने साफ साफ बता दिया है। इस्लामाबाद वार्ता के विफल होने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने अमेरिका और ईरान से अपील की है कि वो दोनों मिलकर कोई रास्ता निकालें। उन्होंने कहा है कि सीज फायर जारी रहना बेहद जरूरी है और सभी पक्षों ने आगे किसी भी तरह के तनाव से बचने की कोशिश करनी चाहिए। सभी पक्षों को यह बात यहां पर कही गई है कि दोनों मिलकर कोई रास्ता निकालें और सीज फायर जारी रहना बेहद ज़रूरी है और सभी पक्षों को आगे किसी भी तरह के तनाव से बचने की कोशिश करनी चाहिए। ये बात यहां पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने कही है। लेकिन यहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री माफ़ी चाहूँगा जो बात कह रहे हैं, इन बातों पर अमल करते हुए क्या अमेरिका के राष्ट्रपति दिखाई देते हैं? क्या अमेरिका दिखाई देता है? क्या इजराइल दिखाई देता है? यह बड़ा सवाल है। इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के भड़काऊ बयान को आपने देख लिया, जिस पर तुर्की भड़क उठा और तुर्की ने साफ साफ हिटलर तक कह दिया। हिटलर ही नहीं, उन्होंने कह दिया तुर्की ने कि यहां से तस्वीर कुछ और बदलती हुई दिखेगी और इजराइल पे हमें हमला करना चाहिए, इजराइल का नामो निशान मिटा देना चाहिए, इजराइल की विस्तारवादी नीति को यहां पर रोकना चाहिए। यह बात तुर्की के राष्ट्रपति का कहना है। और दूसरी तरफ एक सवाल पूछा गया इधर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आप ये बताइए कि क्या चीन ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है? ऐसी खबर आई है, CNN की रिपोर्ट थी। इस पर पत्रकार ने पूछ दिया आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कह दिया साफ साफ कि अगर चीन ऐसा कर रहा है तो उसको हम देख लेंगे। चीन को देख लेने की बात कहनी यहां पर भारी पड़ सकती है। यह बात सीधे सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति को, क्योंकि अमेरिका के साथ अमेरिका और चीन के रिश्ते जो हैं वो खट्टे मीठे रहे हैं, आप जानते हैं। और ऐसे समय में जब ये नाजुक दौर है और ऐसे में आप हाँ या ना का जवाब न देकर आप देख लेने की बात करेंगे तो चीन क्या यहां घुड़की मारकर बैठा तो रहेगा नहीं। चीन भी यहां पर कहेगा कि हम भी देख लेंगे। आओ ताओ वाली जब बात होती है तो बात बहुत दूर तक जाती है। यहां पर सवाल यह उठ रहा है कि क्या जब बातचीत बेनतीजा रही तो इसके बाद नतीजे तक पहुंचाने में मदद करने की जगह आप आग लगाने की बात अगर करेंगे, जब आग शांति की तरफ जा रही हो, जब आग जो है वो धीरे धीरे मध्यम पड़ रही हो, खत्म होने की कगार पे हो, तब उसमें घी डालने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं भड़काने की बात कर रहे हैं, जंग को फिर से उभारने की बात कर रहे हैं। और यह साफ दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के 3-4 बयान बहुत महत्वपूर्ण आए हैं इस बीच। कल शांति वार्ता की शुरुआत से लेकर अब तक पहली बात हॉर्मुज को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप अभी तक शांत दिखाई देते थे, शुरुआती दौर में उन्होंने हॉर्मुज को लेकर बात की, उसके बाद वो शांत हो गया और यहां तक उन्होंने कह दिया कि हॉर्मुज से हमारा कोई लेना देना नहीं है, जिनका वहां से लेना देना है, जिनके तेल वहां से जाते हैं, जिनके वेसल वहां से जाते हैं, यानी जिनके जहाज वहां से जाते हैं, वो जाने और उनका काम जाने। वो चाहे तो उनको हॉर्मुज को खाली करवा लें, हॉर्मुज को फ्री करवा लें। लेकिन उसके बाद जैसे ही शांति वार्ता की बात आती है, सीज फायर की बात आती है, हॉर्मुज को लेकर फिर से बात करने लगते हैं डोनाल्ड ट्रंप। आखिर क्यों करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है, इस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो डोनाल्ड ट्रंप जो खुद कोट करते हुए कहते हैं कि लेबनान भी इसमें एक मुद्दा है, बातचीत में लेबनान भी एक चर्चा का विषय होगा, उसके बाद लेबनान से क्यों पल्ला झाड़ने की कोशिश होती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जिसमें जो पहली बात और पहली और आखिरी बात जिसको कहें हम, वो तीसरे नंबर पे मैं
बता रहा हूं, लेकिन वो पहली बात है परमाणु संवर्धन, परमाणु कार्यक्रम, यूरेनियम संवर्धन जिसको कहते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम एनरिचमेंट ईरान की तरफ से, ईरान का कहना है कि हम परमाणु बम नहीं बना रहे हैं, लेकिन हम यूरेनियम एनरिचमेंट करके अपने यहाँ जो हमारे यहाँ परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम है, यानी कि एनर्जी डेवलपमेंट का जो काम है, एनर्जी फैसिलिटी का काम है, उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत है, हम ये कर रहे हैं और हमको करने दी। उसके लिए उसके पास मात्र 60% है, जिसे 90% तक ले जाने की उसकी कोशिश है। लेकिन इसको लेकर भी लगातार अमेरिका कह रहा है कि ये कार्यक्रम रुकना चाहिए। ईरान कह रहा है कि हमारे ये कार्यक्रम नहीं रुकना चाहिए, अमेरिका कह रहा है कि ये कार्यक्रम रुकना चाहिए। यानी परमाणु संवर्धन का कार्यक्रम, परमाणु यूरेनियम संवर्धन का कार्यक्रम आप रोक दीजिए। यहां पर ईरान कह रहा है कि हम नहीं रोकेंगे, और बात यहीं पर, बातचीत दोनों देशों के बीच यहीं रुक जाती है। लेकिन इसके बाद पूरी दुनिया में, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे और भी दूसरे देश, तमाम देश यही कह रहे हैं कि अब यहां से बातचीत पटरी पे आनी चाहिए, आगे फिर से बातचीत होनी चाहिए। पाकिस्तान का कहना है कि हमने हर संभव कोशिश की, और पाकिस्तान के विदेश मंत्री का कहना, इशाक डार का, उप प्रधानमंत्री भी हैं, उनका बयान आया, उन्होंने साफ साफ कहा कि हमने हर संभव कोशिश की, 21 घंटे तक बातचीत की। आसिम मुनीर और मैं, यानी इशाक डार, दोनों ने मिलकर इन दोनों पक्षों के साथ बैठकर 21 घंटे तक बातचीत की। बेनतीजा रही ये बातचीत, लेकिन हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि बातचीत आगे बढ़ेगी और सीज फायर आगे बरकरार रहेगा। ये सारी चीजें जो आज हुई हैं, ये आप तक हम रख रहे थे, लेकिन यहां से कहानी जो है वो शुरू होती है। इस पूरे जंग की शुरुआत जहां से हुई थी 28 फरवरी से, अब आज की तारीख यानी आज 12 अप्रैल को ये फिर से क्या एक नई जंग की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें तुर्की की एंट्री होने जा रही है। जंग में तीसरे देश की एंट्री का मतलब क्या है, और कैसे चीन को और घसीटने की कोशिश यहां डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, और चीन को घसीटने की कोशिश करेंगे, रूस को घसीटने की कोशिश करेंगे, तुर्की को इजराइल घसीटने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब क्या है? क्या हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएंगे, तीसरा विश्व युद्ध देखेंगे, या यहां शांति देखेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। इन्हीं सवालों के साथ आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। देखिए, इस वक्त हमारे 4 साथी मौजूद हैं, और सबसे बड़ी चीज की, ईरान से सीधे हमारे साथ खान साहब जुड़े हुए हैं। खान साहब, आपका स्वागत है। शब्बीर मेहदी खान साहब, आपका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे साथ इधर हिंदुस्तान से 3 साथी हैं। प्रेम कुमार जी हैं हमारे साथ, प्रफुल्ल कोलखियान जी सीधे कोलकाता से जुड़े हुए हैं, और दिल्ली से, और हमारे साथी दिल्ली से ही प्रेम कुमार जी, और दिल्ली से ही हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत, इस्तकबाल। आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक, आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी बहुत बड़ा दिन आज का। उम्मीद थी बातचीत, जो शांति वार्ता, इस्लामाबाद टॉक्स जो है वो मुकाम तक पहुंचे। ये मुकाम तक तो ये बात नहीं पहुंच पाई, लेकिन क्या माना जाए कि यहां से एक शुरुआत हुई है? मेहदी साहब, ये माना जाए कि यहां से एक शुरुआत हुई है, एक स्टार्टिंग, और इसके बाद आगे बातचीत जो है वो सही दिशा में चलेगी, हम ये माने? या यहां से ये माने कि जिस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप का भड़काऊ बयान आता है, जिस ढंग से बिन्यामिन नेतन्याहू का भड़काऊ बयान आता है, ये बेपटरी हो सकती है वार्ता, और फिर जंग की हालत उत्पन्न हो सकती है, फिर से जंग स्टार्ट हो सकती है? खान साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी दावत देने के लिए, और तमाम पैनलिस्ट को भी हम नमस्कार कहते हैं, और तमाम दर्शकों को भी नमस्कार कहते हैं। सबसे पहले मैं अपनी इस गुफ्तगू को 5 हिस्सों में तकसीम करना चाहूंगा। आप जिस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना चाहें वो आपके हाथ में है राजीव जी। जब भी आपको लगे कि विषय है, आप मुझे रोक सकते हैं। सबसे पहले एक तो ये बैकग्राउंड, अब तक जंग का ये 40 दिन में क्या हुआ, उसके बाद ये है कि यूएस क्यों माना नेगोशिएशंस के लिए, और ईरान क्यों राजी हुआ नेगोशिएशंस के लिए, उसके बाद क्यों कोलैप्स हुए ये नेगोशिएशंस, फिर जो आखिरी चीज है वो ये है कि आगे क्या हो सकता है। ये 5 विषय पर चाहूंगा थोड़ी सी गुफ्तगू करूं। जब भी आपको लगे कि ये बाद में भी इसके बारे में चर्चा हो सकता है, आप मुझे रोक दीजिएगा, ठीक है? एक है तो पहले तो बैकग्राउंड ये है कि जो फैक्ट्स हमारे दरमियान एस्टैब्लिश हो चुके हैं वो ये है कि 28 फरवरी 2026 को ये जंग शुरू होती है, एक नाजायज हमला जिसके 3 या 4 गोल्स होते हैं। वो ये कि ईरान
ईरान को न्यूक्लियर एनरिचमेंट से रोका जाए और बैलिस्टिक मिसाइल की जो उनकी क्षमता है उसको कम की जाए या खत्म की जाए। रीजन में जो रेजिस्टेंस फ्रंट्स को जो सपोर्ट करना था उनको ईरान सपोर्ट करना छोड़ दे। और चौथी जो चीज थी, ईरान में तख्ता पलट के लिए तैयारी की जाए। और यूएस का साइड बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि ये समझ रहे थे कि इनके पास पब्लिक का सपोर्ट नहीं है और लीडरशिप को उड़ाने के बाद हम आराम से ईरान का तख्ता उलट दे सकते हैं और तमाम हमारे जो अहदाफ हैं उस तक पहुंच सकते हैं। पहले हफ्ते से ही ये समझ में आ गया हम सबको कि जंग यूएस के कंट्रोल से बाहर जा चुकी है और ईरान के कंट्रोल में है। ये चीज हमें समझ में आ गया और हम देखते हैं कि किस तरह से ये चीज हुई है। उसके बाद ट्रंप शुरू हो जाते हैं कि आप रशिया आइए हमारी मदद कीजिए, चाइना आइए हमारी मदद कीजिए, साउथ कोरिया हमारी मदद कीजिए, जापान ऑस्ट्रेलिया मदद कीजिए, पर्शियन गल्फ को खुलवाना है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ईरान के कंट्रोल में चले जाता है, बंद नहीं होता, कंट्रोल में जाता है। ऑयल प्राइसेस जो है 120-30 डॉलर तक भी जाने की बात आई थी। अरब देशों में बहुत ज्यादा गुस्सा कि हमारी रक्षा के लिए जो आया था अमेरिका वो अब इसराइल की रक्षा करने के लिए लग गया है। हमारी रक्षा की जगह अब इसी अमेरिका को रक्षा की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है। और यूएस मिलिट्री का बहुत ही बड़ा डैमेज इस जंग में हुआ। अब इस स्ट्रेट को देख, अब इस स्ट्रेट की जहां पर बात आती है, ट्रंप यहाँ पर नाटो से मदद मांगते हैं, चाइना से मदद मांगते हैं, ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगते हैं, साउथ कोरिया से मदद मांगते हैं कि आप इस स्ट्रेट को खुलवा दीजिए। फिर पूरी जंग का जो गोल पोस्ट है वो तब्दील हो जाता है, बदल जाता है और असली हदफ जंग का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलना और खुलवाना बन गया। अगर ये अचीव हो जाता है तो गोया जंग जीत गए हैं और अमेरिका के लिए बेहतरीन एग्जिट प्लान जंग के लिए ये बन जाता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खुल जाए। 10 दिन से जो है अलग अलग 10 दिन के बाद, जंग के 10 दिन गुजरने के बाद अलग अलग रास्तों से ये कोशिश करते हैं कि हम सीजफायर को कैसे भी कर यहाँ पर करें। ईरान पर अलग अलग सोर्सेस और जरियों के जरिए से ये होता है कि आप आइए और सीजफायर की बात करना शुरू कर दीजिए। पहले वो कहते हैं कि ये हमारे 15 पॉइंट्स हैं, आप इनको मान लीजिए और अगर आप नहीं मानते हैं तो ये युद्ध जारी रहेगी। ईरान उसको सिरे से नकार देता है और कहता है कि हम हरगिज इन पॉइंट्स के पर चर्चा करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं है। फिर ये जंग 40 दिन तक चलती है। इसमें हमने देखा कि क्या क्या हुआ। ट्रंप किस तरह से जो है तिलमिला रहे थे और कभी ये कभी वो कहते जा रहे थे। फिर 40वें दिन ये पता चलता है कि ईरान ने जो 10 पॉइंट का प्रस्ताव दिया है उस पर नेगोशिएट करने के लिए यूएस तैयार हो गया है और पाकिस्तान को और इस्लामाबाद को नेगोशिएट करने की जगह के तौर पर चुना गया है युद्ध विराम के लिए। तो अब यहाँ पर इसके लिए बीच में ये भी बात आती है कि आप पहले हिजबुल्लाह पर जंग रोकिए, फिर हम जो है नेगोशिएट के लिए, क्योंकि नेगोशिएशन की शर्त ये थी। पहले तो यूएस ये कह रहा था कि नेगोशिएशन की कोई शर्त ही ऐसी नहीं थी, फिर इस्लामाबाद ने कहा कि जी हाँ ये शर्त थी। और दूसरी शर्त एसेट्स को रिलीज करना। 120 बिलियन डॉलर के एसेट्स हैं जो फॉरेन कंट्रीज में ईरान के हैं, जिनको रिलीज करने की बात हुई थी। अब ये तमाम चीजों के बाद बिलाखिर ये होता है कि दोनों पार्टीज नेगोशिएशन के लिए इस्लामाबाद पहुंचते हैं। एक तरफ से कहा जा रहा है कि तकरीबन 85 लोग और दूसरी तरफ से 300 से ज्यादा लोग, यूएस के साइड से 300 से ज्यादा लोग। 21 घंटे की जो है बहुत ही ज्यादा इंटेंस नेगोशिएशन हमें देखने को मिलती है। 3 राउंड्स में ये नेगोशिएशन चलते हैं कि दोनों साइड, लेकिन उसका नतीजा ये निकलता है कि दोनों साइड किसी जो है नतीजे पर नहीं पहुंचते, कोई जो है वहां से सोल्यूशन हासिल नहीं होता। जेडी वांस 2 बार कहते हैं, जेडी वांस 2 बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि ईरान हमारे डिमांड्स को नहीं मान रहा है, जबकि बात ये चली थी कि ईरान के ये 10 डिमांड्स हैं, आप आकर ईरान के डिमांड्स पर नेगोशिएट कीजिए। और अपने डिमांड्स को ईरान ने 15 जो पॉइंट्स थे उसको नकार दिया और उसकी तो बात ही नहीं होनी थी। लेकिन फिर भी जेडी वांस यहाँ पर कहते हैं कि जो है ईरान हमारे डिमांड्स नहीं मान रहा है, जबकि यहाँ पर चर्चा ईरान के डिमांड्स पर होना था। ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट आता है कि यूएस के डिमांड्स बहुत ही ज्यादा इलॉजिकल हैं, वो 10 पॉइंट जो हमने रखे यूएस इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है और वो ही अपने डिमांड्स को रखता जा रहा है। ये दोनों की तरफ से हमें स्टेटमेंट्स मिले। तो इसके नतीजे में नेगोशिएशंस कोलैप्स हो जाते हैं 24 घंटे के अंदर।
ठीक है, एक ये होता है। मैं बात आगे बढ़ाऊं, राजीव जी, जी इजाजत है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बढ़ाइए बिल्कुल। इसी बीच हमें नेतन्याहू का स्टेटमेंट भी मिलता है कि मसलन हम लुबनान में भी जंग नहीं रोकेंगे, युद्ध विराम की बात नहीं होने वाली है, और ना ही हम जो है ईरान के साथ जंग को रोकेंगे, बल्कि अब ये और जंग को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम तुर्की के साथ भी जंग करेंगे, तुर्की से भी, हत्ता इनके जो गांड्स हैं, जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वो भी स्टेटमेंट इशू करते हैं, बिन गवीर भी स्टेटमेंट इशू करते हैं तुर्की के खिलाफ। और तीनों में एक जो चीज पाई जा रही है, वो कुर्दिस्तान को सपोर्ट दिखा रहे हैं जो है। अब पता नहीं इसमें क्या एंगल है, क्या बदलने वाला है रीजन में, ये तो आने वाले दिन बताएंगे। ये तीनों के स्टेटमेंट्स जो एक जो नजर आया, तुर्की की मुखालिफत करना और कुर्दिस्तानियों से जो है सिंपति जताना। अब पता नहीं, इसके बारे में हम दूसरे पैनलिस्ट से भी जो है नजर चाहेंगे। तो अब हमें नहीं पता कि ये नेतन्याहू के स्टेटमेंट्स का कितना रोल रहा है इस नेगोशिएशन के कोलैप्स में, लेकिन इस एंगल को भी नजर में रखना जरूरी है। अब यहां से जो हमारा तीसरा और चौथा जो हमने कहा कि हिस्सा है इस गुफ्तगू का, कि क्यों ईरान मानता है नेगोशिएशंस में जाने के लिए। सबसे पहले तो चंद पॉइंट्स में जल्दी जल्दी जिक्र करता हूं। यूएस ने ये कहा है कि आप हमारे 10 पॉइंट्स को मान चुके हैं, तो हमें युद्ध को आगे बढ़ाने में कोई रीजन नहीं नजर आ रहा है, तो इसलिए वो जाते हैं। ईरान को ये लगा कि हमारी पोजीशन यहाँ पर स्ट्रांग है, हम जा सकते हैं और हमारी बातों को मनवा सकते हैं। और अगर आप 10 के 10 पॉइंट्स को देखेंगे, ठीक है, हम पर्शियन गल्फ पर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो 9 पॉइंट्स थी, बिल्कुल भी वैलिड और लीगल पॉइंट्स थी। जैसे कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट का जो मसला है, ईरान एनपीटी का सिग्नेटरी है, उसको वैसे भी हक है एनरिचमेंट का, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का हक नहीं है। अभी भी आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई आकर जो 40वें दिन पर जो पैगाम देते हैं, उसमें जो है स्पष्ट कर देते हैं इस बात को कि मैं अभी भी, जो मेरे पूर्व सुप्रीम लीडर थे, उस बात पर मैं अभी भी अड़ा हूं कि न्यूक्लियर वेपन हम नहीं बनाने वाले हैं। मेरा फतवा भी वही रहेगा जो पिछले सुप्रीम लीडर का था। ये जो 40वें दिन उन्होंने जो बयान सादिर किया है, उसमें उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है। तो जो है, एक तो ये पॉइंट था ईरान का कि 10 के 10 पॉइंट्स उनके बहुत ही ज्यादा वैलिड थे। ठीक है, हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात यह कि दुनिया में जो अर्थव्यवस्था बनी हुई है, जो एनर्जी क्राइसिस और संकट है, उसको भी ईरान ने देखा। मुख्तलिफ देशों ने ईरान को पैगाम पहुंचाया कि आप आइए और नेगोशिएशन कीजिए। खाड़ी के देश रहें, एशिया के देश रहें, दूसरे भी यूरोपियन देशों, अलग अलग उन्होंने जो है सोर्सेस के जरिए से ईरान तक ये पैगाम पहुंचाया। ये भी एक रीजन बनता है कि ईरान नेगोशिएशन के लिए आमादा होता है, और मुख्तलिफ देश भी जो है वो कर रहे थे। और एक बात यह है कि इसके जरिए से यूएस के ऑफिशियल्स में डिवीजन भी आ सकता है कि ईरान आपसे जब नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हो गया है, तो आप क्यों जो है ईरान के डिमांड्स पर नहीं उतरते, और क्यों आप जो है दोबारा जो है युद्ध की बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि ट्रंप की तरफ से धमकी आ गई है कि अब हम जो है मसलन ये करेंगे वो करेंगे। अभी आधा घंटा पहले जो ट्वीट आया, उसके बाद भी एक और ट्वीट आया है। जी और जी जी जी, जरा उसी ट्वीट को यहां रख देता हूं, फिर अब बात को आगे बढ़ाते हैं। जो अभी तुरंत अभी ट्वीट आया है, जरा उसको सामने लाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। ये बात यहां पर देख लीजिए, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। इससे दुनिया भर के कई लोगों और देशों में चिंता, अव्यवस्था और पीड़ा फैली। उनका कहना है कि उन्होंने पानी में बारूदी सुरंगें बिछाई, जबकि उनकी पूरी नौसेना और उनके अधिकांश बारूदी सुरंग बिछाने वाले यंत्र पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। हो सकता है उन्होंने ऐसा किया हो, लेकिन कौन सा जहाज मालिक ऐसा जोखिम लेना चाहेगा। ईरान और उनके बचे खुचे नेताओं की प्रतिष्ठा को भारी बदनामी और स्थायी क्षति पहुंची है, लेकिन हम इन सब बातों से ऊपर उठ चुके हैं। जैसा कि उन्होंने वादा किया था, उन्हें इस अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग को जल्द। विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कुशल नेतृत्व में हुई बैठक के बारे में पूरी जानकारी दी है। वो असाधारण व्यक्ति हैं और भारत के साथ होने वाले
भीषण युद्ध में 30 से 50 मिलियन लोगों की जान बचाने के लिए लगातार मेरा आभार व्यक्त करते हैं। ये सुनकर मुझे बहुत हमेशा खुशी होती है। ये साफ साफ फिर से अभी इन्होंने कह दिया है कि भारत के साथ जो युद्ध चल रहा था, जो जंग चल रही थी, उसको मैंने ही बचाया। यहाँ साफ साफ ये सुनकर मुझे हमेशा खुशी होती है। उनकी मानवता की भावना अकल्पनीय है। ये सारी तारीफ के जो बातें कही जा रही हैं पाकिस्तान के लिए। ईरान के साथ बैठक सुबह शुरू हुई और पूरी रात चली, लगभग 20 घंटे। मैं विस्तार से बता सकता हूं और जो कुछ हासिल हुआ है उसके बारे में भी बात कर सकता हूं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने को तैयार नहीं है। कई मायनों में जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है वो हमारे सैन्य अभियानों को अंत तक जारी रखने से बेहतर है, लेकिन परमाणु शक्ति को ऐसे अस्थिर, कठिन और अप्रत्याशित लोगों के हाथों में जाने देने के सामने ये सभी बिंदु महत्वहीन हैं। समय बीतने के साथ साथ मेरे तीनों प्रतिनिधि स्वाभाविक रूप से ईरान के प्रतिनिधियों मोहम्मद बागेर गालिबाफ, अब्बास अरागची और अली बागेरी के प्रति बहुत ही मैत्रीपूर्ण और सम्मानजनक हो गए। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बेहद अडिग थे। और जैसा कि मैंने हमेशा कहा है शुरुआत से ही और कई साल पहले, ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं रखेगा। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं ईरान ने जलडमरू मध्य खोलने का, ये साफ साफ कि यहाँ पर ईरान जो है वो ऐसा कभी नहीं करेगा। मुख्य रूप से अमेरिका जो है वो परमाणु कार्यक्रम, जो यूरेनियम एनरिचमेंट का काम है ईरान का, उसको चाहता है टोटली वो बंद कर दे और जो यूरेनियम है 400 किलोग्राम वो अमेरिका को सौंप दे। ये दो बातें यहाँ पर अमेरिका की तरफ से हैं। ये ईरान अगर मान लेता है तो जंग नहीं होगी, और अगर नहीं मानता है तो जंग के आसार और बने हुए हैं। ये इस ट्वीट से साफ दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात बार बार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरी बात कि हॉर्मुज को जल्दी से जल्दी खोल दीजिए। शब्बीर मेहंदी खान साहब, आपके पास। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जहां तक के ट्रंप साहब की बात है, देखिए वो न्यूक्लियर इशू को मुद्दा बना रहे हैं, जबकि मैं आपको एक बात बता दूं, जो यूएस की जो एजेंसी है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, वो दर हकीकत वो एजेंसी है जिसके नीचे 18 और जो है उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं, जैसे कि एफबीआई होगी, सीआईए होगी। उसकी डायरेक्टर तुलसी गैबार्ड ये कहती हैं कि ईरान के पास, हमारे पास कोई एविडेंस है ही नहीं कि ईरान जो है परमाणु हथियार बना रहा है। आईएईए जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, एनपीटी पे जब आप साइन करते हैं तो आप इजाजत देते हैं कि आईएईए के जो ऑफिसर्स होते हैं वो आ सकते हैं, आपके न्यूक्लियर साइट्स पर आकर सुपरवाइज कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। उनकी भी रिपोर्ट यही है कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। तन्हा एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो इस बात को 30 साल से कह रहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने का जो है वो है प्लान है, वो है मोसाद और इसराइल। अब मुझे ये नहीं पता कि ट्रंप जी क्यों अपनी स्टेट नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को छोड़कर, आईएईए जो यूएन बॉडी है उसको छोड़कर मोसाद की बात क्यों मानते हैं, ये मुझे नहीं समझ में आता। आवाज नहीं है कि न्यूक्लियर इशू उनका असली मुद्दा जो है सिरे से, जो 1979 तेल पर, ईरान के जो है मंतके पर, ईरान की जमीन पर वो वापस उसको हासिल करना चाहते हैं। हमारा जो अनुमान है वो ये है, बल्कि यकीन है हमें कि वो ये है। तो हमें ये लगता है कि न्यूक्लियर की बातें बेकार हैं और उन्हें शायद कहीं से इशारा मिल गया होगा कि हमें नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है डिमांड्स। एक तो ये है। दूसरा, उसके बाद मुमकिन है कि ईरान जिस वजह से गया नेगोशिएशंस के लिए, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि ईरान चाह रहा है कि अपने आप को रीऑर्गेनाइज करें, कभी भी हमला हो सकता है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि फिर से इस रीजन में अमेरिकी मिलिट्री जो है अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रही है, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो कभी भी अपने आप को, ईरान को जरूरी है कि अपने आप को तैयार करें। तो ये टाइम मिल गया ईरान को तैयार करने का अपने आप को। तो ये पॉइंट्स हैं ईरान की तरफ से। अब यहाँ तक जहां तक ये बात है कि यूएस क्यों गया इस नेगोशिएशंस के लिए, एक तो ये है कि पहले हफ्ते से उनको पता चल गया कि जंग हमारे कंट्रोल से निकल चुकी है
और इस बात में लग गए थे कि हम डैमेज कंट्रोल कैसे करें। ईरान एक तरफ से जो है रोकने के लिए तैयार नहीं है जंग। जैसे ही उन्हें मौका मिला जंग रोकने का, उन्होंने कहा कि हम 10 पॉइंट को मान लेते हैं। तो वो चाह रहे थे कैसे भी करके जंग को रुकवाएं, क्योंकि अरब देश बहुत ही ज्यादा नाराज थे। पूरी दुनिया में जो एनर्जी का संकट था उसका भी उनको बहुत ज्यादा प्रेशर था। और अमेरिका के लिए डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स भी बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी। आप देखिए राजीव जी के मैगा का क्राउड बहुत ही ज्यादा ट्रम्प से नाराज है। हम जब से युद्ध विराम का ऐलान हुआ है फॉलो कर रहे थे, काफी ज्यादा मीगन के लिए रखे आप, या जो है उनके जो दूसरे हैं टकर कल्सन है, या दूसरे भी जो मेगा का जो सपोर्टर बेस है, बहुत ही ज्यादा ट्रम्प से वो नाराज हैं। तो उनको भी मैनेज करना उनके लिए जरूरी है। तो जंग को रोकना, और इलेक्शंस आ रहे हैं, मिड टर्म्स। ऐसे इलेक्शंस में किसी नतीजे के बगैर अगर जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा बुरी हार हो सकती है। वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे थे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अमेरिका में बहुत ही ज्यादा हैं। तो ये भी रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो खुद तैयार हुए। और एक और रीजन ये है कि लड़ने की क्षमता अमेरिका में नहीं बची। ये क्लियर नजर आ रहा था कि लड़ने की क्षमता उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं बची, या फिर वो भी जो है दूसरे अगले युद्ध को शुरू करने के लिए तैयारी चाह रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने रोका है, हमें ये लगता है राजीव जी अब तक। जी, यहाँ पे इन्होंने एक और इतना लंबा चौड़ा एक और ट्वीट किया, एक और मैसेज इन्होंने साझा किया है दुनिया के साथ, वो भी देख लेते हैं। कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि तो बैठक अच्छी रही। इससे पहले आपको हम पहुंचा चुके हैं कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन इसके बाद कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तो बैठक अच्छी रही, अधिकांश पॉइंट्स पे, अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई, लेकिन एकमात्र महत्वपूर्ण मुद्दा परमाणु मुद्दा, इस पर सहमति नहीं बनी। वही जो परमाणु की बात है, परमाणु कार्यक्रम, न्यूक्लियर कार्यक्रम, उस पर बात नहीं बनी। तत्काल प्रभाव से विश्व की सर्वश्रेष्ठ अमेरिकी नौसेना हॉर्मुज स्ट्रेट में प्रवेश करने या बाहर निकलने की कोशिश करने वाले सभी जहाज़ों की नाकाबंदी शुरू कर देगी। देखिए, अब ये धमका रहे हैं कि अब हम बहुत जल्दी यहाँ से शुरू कर देंगे, हॉर्मुज जलडमरू मध्य में प्रवेश करने या बाहर निकलने की कोशिश करने वाले सभी जहाज़ों की नाकेबंदी हम शुरू कर देंगे। ये कह रहे हैं किसी भी समय हम सभी को प्रवेश और सभी को बाहर जाने की अनुमति की स्थिति तक पहुँचेंगे। लेकिन ईरान ने केवल यह कहकर ऐसा नहीं होने दिया कि हो सकता है कि कहीं कोई अंडर वाटर माइन हो जिसके बारे में उनके अलावा किसी को पता नहीं है। यह विश्वव्यापी जबरन वसूली है और दोनों देशों के नेता, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका, कभी भी जबरन वसूली के आगे नहीं झुकेंगे। मैंने अपनी नौसेना को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ईरान को टोल चुकाने वाले प्रत्येक जहाज की खोज और उसे रोकने का भी निर्देश दिया है। अवैध टोल चुकाने वाले किसी भी व्यक्ति को खुले समुद्र में सुरक्षित मार्ग नहीं मिलेगा। हम ईरानियों द्वारा जलडमरू मध्य में बिछाई गई माइंस को नष्ट करना भी शुरू कर देंगे। जो भी ईरानी हम पर या शांति यहाँ कह रहे हैं कि जो भी ईरानी हम पर या शांतिपूर्ण जहाज़ों पर गोलीबारी करेगा उसे नरक में भेज दिया जाएगा। ईरान इस स्थिति को ख़त्म करने का तरीका सबसे बेहतर जानता है, जिसने पहले ही उनके देश को तबाह कर दिया है। उनकी नौसेना खत्म हो चुकी है, उनकी वायुसेना खत्म हो चुकी है, उनके विमान रोधी और रडार बेकार हो चुके हैं, खोमैनी और उनके अधिकांश नेता मारे जा चुके हैं। ये सब उनकी परमाणु महत्वाकांक्षा के कारण हुआ है। जल्द ही नाकाबंदी शुरू होगी, अन्य देश भी इस नाकाबंदी में शामिल होंगे। ईरान को इस अवैध जबरन वसूली से फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्हें पैसा चाहिए और उससे भी महत्वपूर्ण बात, उन्हें परमाणु शक्ति चाहिए। इसके अलावा और उचित समय पर हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारी सेना ईरान के बचे खुचे हिस्से को भी खत्म कर देगी। ये कह रहे हैं यहाँ डोनाल्ड ट्रंप, यानी पूरी धमकी की हॉर्मुज को आप खाली कीजिए, हॉर्मुज को छोड़िए, वरना हम ये सब करने के लिए तैयार हैं। इन्होंने सारी बातें यहाँ कह दी। यहाँ पर कह दिया कि ईरान के लोगों, आप लोग सचेत हो जाइए और हम जो करने वाले हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं और हमारे साथ और भी दूसरे देश आ जाएंगे। हॉर्मुज को हम खाली करवाएंगे और उसके अलावा आपके पास कुछ बचा नहीं है, जो कुछ बचा हुआ है उसको खाली कर खत्म कर देंगे। यहाँ पर महत्वपूर्ण ढंग से और कह रहे हैं कि इनको पैसा चाहिए, जबरन वसूली, और दूसरी चीज़ जो है वो परमाणु कार्यक्रम, न्यूक्लियर का जो इनका प्रोजेक्ट है उसको हम
रोकेंगे और जबरन वसूली को रोकेंगे। यहीं पर बात अटकी हुई है। इसके अलावा कह रहे हैं कि तमाम बातों पे हम लोग सहमत हो गए हैं। यहाँ पर ज़रा ये बताइए, और हमारे तमाम साथियों के बीच भी आऊँगा, ज़रा आपसे सबसे पहले शबीर मेहदी खान साहब आपके पास आता हूँ। यहाँ से एक तस्वीर क्लियर दिखाई देती है, मुझे क्लियर दिखाई दे रही है तस्वीर कि डोनाल्ड ट्रंप अब यहाँ से उन्होंने रख दिया है कि आपकी हम सारी बात मान लिए हैं। अब यहाँ पर एक ही बात है, हॉर्मुज को खाली कर दीजिए, 28 फरवरी से पहले वाली हालत में ले आइए हॉर्मुज को, और दूसरी बात है कि परमाणु कार्यक्रम खत्म कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ये दोनों काम करते हैं तो शांति, अमन, और उसके बाद आराम से रहिए। अब रजीम की बात तो छोड़ ही दीजिए, उसे भूल जाइए। अब इसका मतलब है कि इधर लेबनान पे भी जो चल रहा है उसको भी बंद करेंगे, यानी सब कुछ मान गए हैं, सिर्फ ये दो बात है। इसको कैसे देखा जाए? क्या यहाँ से अब एग्जिट पॉइंट पे आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, एग्जिट पॉइंट, रास्ता निकलने का? जी हाँ, जैसे कि हमने कहा कि यूएस क्योंकि पहले हफ्ते से ही जंग उनके हाथ से निकल चुकी थी और पहले हफ्ते ही से ये एग्जिट प्लान के पीछे पड़े हुए थे। ठीक है, किसी भी तरह से कोशिश कर रहे थे कि ये युद्ध रुक जाए और हमें एक एग्जिट प्लान का मौका मिले। अलबत्ता वो उनकी जबानी ऐसी है, वो ऐसे अल्फाज यूज करते हैं जहां पर चाहते हैं कि अपनी ताकत को दर्शाएं और बताएं कि मसलन मैं अभी भी ताकतवर हूं, तो उसको सीरियस लेना नहीं चाहिए। जबकि हमें हार का भी यहाँ पर जो है वो नजर आ रहा है। उनकी ट्वीट में ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर बीचतर वो अपनी हार का ऐलान कर रहे हैं इस तरह से कि हम तो नहीं कर पाए, हम तो आपसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा नहीं पाए, तो हम दूसरों को दावत दे रहे हैं कि आप लोग आए। अब वो आते हैं या नहीं आते हैं वो तो जमाना बताएगा। हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसा कुछ होने वाला है। और ईरान ने, आयतुल्लाह खामनेई ने भी जो है कामिल तौर पर इसको स्पष्ट कर दिया है, ऐलान कर दिया है कि चाहे जो भी हो जाए, पर्शियन गल्फ का कंट्रोल अब हम हमारे हाथों से जाने नहीं देने वाले हैं। क्योंकि हम इस बात को मान भी सकते हैं राजीव जी, ये देखिए कि क्या चीज है जो ईरान को गारंटी दे सकती है कि ईरान पर जो इलीगल युद्ध हो रही है उसको रोका जाए। क्या चीज है? अब आप बातें करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, वो तो रोक नहीं पाती। तो ईरान को कोई एक प्रैक्टिकल, कोई एक टेंजिबल चीज चाहिए जिसके जरिए से वो गारंटी मिल सके कि युद्ध नहीं होने वाली है। और अगर युद्ध होती है तो हम इसके जरिए से प्रेशर लाकर अपने पर होने वाले युद्ध को रोकाएं। तो हम ईरान की तरफ से ये जो पोजीशन है उसको समझ सकते हैं। वो अपने बचाव के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। कल अगर उन्होंने खोल दिया तो ट्रंप साहब बोलेंगे खुदा हाफिज, हम जो है ना न्यूक्लियर के, ना आपके सैंक्शंस को हटाएंगे, ना लुबनान पर जंग हम छोड़ेंगे, और ना ही जो है हमारे मिलिट्री बेसिस को यहाँ से निकाल ले जाएंगे। तो ईरान को ये चीज पता है। एक ये है, न्यूक्लियर के बारे में तो मैंने कह दिया है कि न्यूक्लियर सिर्फ एक बहाना है, और जो है यहाँ पर न्यूक्लियर से इनको मुश्किल नहीं है। अगर न्यूक्लियर को आप लेकर सीरियस हैं तो आपकी खुद नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ये कह रही है कि ईरान कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम परस्यू नहीं कर रहा है। जहां तक के ईरानी आवाम की बात है, आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा राजीव जी के वो ये कि जैसे ही यहाँ पर ईरान ने कहा कि हम युद्ध विराम को मानते हैं और नेगोशिएट करने के लिए जाने के लिए तैयार हैं हमारे कंडीशंस पर, यहाँ पर बहुत ज्यादा पब्लिक नाराज हो गई ईरान की गवर्नमेंट से कि आप क्यों आपने युद्ध विराम किया जब हम जीत रहे थे, हम अपने मोटिव्स को पा रहे थे। तो एक ऐसा सेंटिमेंट है यहाँ पर। तो लिहाजा हमें यहाँ पर नहीं लगता कि ईरान किसी कमजोर पोजीशन में है। और जहां तक कि हम जानते हैं, अगर अमेरिका ट्राई भी करे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलाना आसान नहीं है। अगर आसान होता तो बातें नहीं करते, नेगोशिएट नहीं करते, बल्कि खुला लेते। अगर ईरान को सीज करना होता, आपने क्यूबा को सीज किया हुआ है, वहां पर ना बिजली है, ना खाने पीने का सामान है, ना वहां पर जो है किसी तरह की अच्छी व्यवस्था है। तो आपने वहां पर आसानी से कर लिया, ना नेगोशिएशन की बात की, ना कोई शर्त आपने रखी है, आपने जाकर सीज कर लिया। आपने वेनेजुएला में जाकर सीज कर लिया। यहाँ पर भी आइए, आप तो ये कह रहे हैं कि यहाँ की नेवी ध्वस्त हो चुकी है, यहाँ पर एयर डिफेंस का सर्वनाश हो चुका है, बैलिस्टिक मिसाइल्स यहाँ पर जो है नष्ट हो चुके हैं। तो आप आइए ट्रम्प जी, आकर ईरान का सीज कर लीजिए और तमाम नाटो को भी साथ लेकर आइए ना। कब तक धमकी देते रहेंगे? और आकर जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा लीजिए। ट्रंप ये ट्वीट के जरिए से इस बात का इकरार कर रहे हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, हमारे पास वो क्षमता नहीं है, वो शक्ति नहीं है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलाएं। अगर कोई चीज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला सकती है वो ये है कि ईरान के कंडीशंस को माना जाए।
और उसके बाद जो है बात आगे बढ़ सकती है। जी जी जी, यहाँ एक सवाल और आपके साथ फिर आएंगे तमाम हमारे साथियों के बीच भी। ईरान की जनता इस जो बेपटरी रह गई ये बातचीत, असफल या फेल जो भी कह लें, इसको ईरान की जनता कैसे ले रही है? कोई रिएक्शन ईरानी लोगों के बीच? जी, देखिए, एक तो पॉलिटिकल यहाँ पर जो पब्लिक सेंटिमेंट है, मैं उसको बयान करता हूँ। जो चीज यहाँ पर पॉलिटिकल क्लास में चल रहा है वो तो हमारे लिए वाज़ेह है। पॉलिटिकल क्लास में ये है कि वही जो हमने पॉइंट्स रखे कि बिलाखिर संकट है, संकट को खत्म करना जरूरी है, एनर्जी संकट है। उसके बाद जो है हमें भी तैयारी की जरूरत है, और हमारा भी नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम कमजोर हो चुके हैं। और उसके बाद ये जो चीजें थी कि जब खुद मान रहा है कि 10 पॉइंट्स पर आकर करें, जो हमने कह दिया फिर से उसको तकरार नहीं करते। पब्लिक सेंटिमेंट की जहां तक की बात है, मैंने कहा कि कल भी हमारा बाज यहाँ के जो प्रोसेशंस होते हैं वहां पर जाना हुआ। एक जो सेंटिमेंट है यहाँ पर, हम अभी भी जो मैदान में है इसलिए कि हम सपोर्ट करेंगे। आप अगर फिर से भी इस युद्ध को शुरू करते हैं तो हम सपोर्ट करेंगे। यहां पर तो बातें शुरू होगी कि ट्रू प्रॉमिस 4 को छोड़िए, अब ट्रू प्रॉमिस 5 शुरू कीजिए। एक तो बहुत ज्यादा नाराज हैं कि लुबनान पर हमले नहीं रुके, फिर भी क्यों यहाँ पर युद्ध विराम की बातें हो रही हैं। तो उसको भी यहाँ पर लेकर बहुत ज्यादा सीरियस एक सेंटिमेंट है। और दूसरा ये है कि जो है मसलन आप युद्ध को आगे बढ़ाइए, हम जीत रहे थे, हम जीत रहे थे, आप युद्ध को आगे बढ़ाइए, हम जो है आपके साथ हैं। एक इस तरह का यहाँ पर सेंटिमेंट पाया जा रहा है। यहाँ पर पब्लिक और जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए, हमने अब तक जो भी पाया है वो नेगोशिएशंस के जरिए से नहीं पाया है, बल्कि हमारे जोर बाजू से पाया है। जो है हमने छीन कर लिया है, जो चीज मांग कर हमें नहीं मिल रही थी वो हमने छीन कर लिया है। वो क्या? सैंक्शंस को नहीं हटा रहे थे 20 साल से, अब जैसे ही हमने युद्ध किया 30 दिन के लिए सैंक्शंस को हटा दिया। हमारे ऑयल का सेल्स दुगना हो गया है, और जो ऑयल हम डिस्काउंट प्राइस पे $50 पे बेच रहे थे वो हम $100 पर बेच रहे थे। तो जो है जब हमने युद्ध किया तो ये फायदे हमें मिले। दूसरा ये है कि दूसरी कंट्रीज हमसे बातें करना शुरू हो गई कि आप आइए और आकर हमारे साथ नेगोशिएट कीजिए और हमें पर्सन। तीसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल हमें जो है बोनस में मिल गया। 28 फरवरी से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा कंट्रोल नहीं था, तो हम क्यों छोड़ें? युद्ध से जब हमें इतना ज्यादा फायदा हुआ है, हमारी अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ है, दुनिया के लोग हमारे साथ सिंपत्ति जताने लगे हैं, खासकर हिंदुस्तान के, खासकर ये जो है एशियन ममालिक के लोग, इतना जब फायदा हुआ है, अब क्यों युद्ध को रोकने की बात करें? आप युद्ध को आगे बढ़ाइए। अभी भी जो रोड पे डिमांड है वो यही है कि आप युद्ध को आगे बढ़ाइए। हम तैयार हैं कुर्बानी देने के लिए, आप युद्ध को आगे बढ़ाइए, और युद्ध में हमारा फायदा है। पब्लिक को दिख गया है कि युद्ध में फायदा है, नेगोशिएशंस में फायदा नहीं था, युद्ध में फायदा, तो आप युद्ध को आगे बढ़ाइए। तो इस तरह की एक सेंटिमेंट भी जो है यहाँ की पब्लिक में चल रही है। जी, इस बीच खबर आ रही है कि पेजिशकियान जो राष्ट्रपति हैं ईरान के, और उधर राष्ट्रपति रूस के व्लादिमीर पुतिन, दोनों के बीच टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, बातचीत हुई दोनों के बीच। व्लादिमीर पुतिन ने इस्लामाबाद वार्ता में जो कुछ हुआ उसकी असफलता और बाकी चीज़ों पर चर्चा की। पेजिशकियान ने सारी बातें व्लादिमीर पुतिन को बताई हैं, और पुतिन ने मदद के लिए, सहायता के लिए, हर संभव सहायता और कोई भी मदद चाहिए तो उसके लिए कहा है कि आप तैयार रहिए और मैं आपके साथ हूँ। ये बात अभी खबर आ रही है, और ये रूस क्रेमलिन के हवाले से ये खबर है, आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जरा खान साहब हमारे साथ बने रहिए। जल्दी से प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। 2 मैसेज आप सबके सामने डोनाल्ड ट्रंप का रखा हूं, और डोनाल्ड ट्रंप का आखिरी मैसेज, आखिरी पैगाम का जो पहला सेंटेंस था कि हर चीज़ पे हमारी बातचीत लगभग उसमें सहमति बन गई। सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 बातें, 1-2 बातें ऐसी हैं जिस पर सहमति नहीं बन पाई और ईरान को इसके लिए भुगतना होगा। पहला न्यूक्लियर कार्यक्रम उसका, और दूसरा हॉर्मुज। इसको कैसे देखते हैं आप? और यहाँ पर ईरान जो एडमेंट है वो किस ढंग से उसको आप देखते हैं, और यहाँ अमेरिका जिस ढंग से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है उसको कैसे देखते हैं, और क्या इसके कारण ये जंग एक्सेलेट होते हुए आप देखते हैं? प्रेम कुमार जी। जी शुक्रिया राजीव जी। वार्ता के विफल होने से वो दावा कि अमेरिका जीत गया है और जीत के बाद एक वार्ता हो रही है, वो दावा खत्म हो गया,
क्योंकि जीत गया होता तो वार्ता विफल नहीं होती, पराजित राष्ट्र को तो बात माननी ही पड़ती। तो वैसा हुआ नहीं। दूसरा ये है कि एक ऐलान जिस पर गौर करने की जरूरत है और उसके मतलब पर भी, कि वो ऐलान ये है कि अमेरिका ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो या तो किसी जहाज को फ्री जाने नहीं देगा या फिर वो उसके मर्जी से जाएगा। ईरान अगर टोल लेगा तो वो ऐसे जहाज को वो बख्शेगा नहीं। ये वाला बहुत महत्वपूर्ण लाइन। इसका मतलब है कि ईरान को धमकी देने के बजाय अब वो उन देशों को धमकी दे रहा है जो ईरान को टोल देगा, जो जहाज के बदले टोल देगा। तो उन देशों में भारत भी शामिल है और वो तमाम देश जो हॉर्मुज से होकर के ईरान को टोल देंगे, उनको अब अपने जहाज की हिफाजत करने के लिए अमेरिका से पूछना पड़ेगा। या तो अमेरिका को भी टोल दो, ईरान को देने के बाद अब अमेरिका को भी टोल दोगे तभी तुम्हारा जहाज वहां से सुरक्षित निकलेगा। ये अमेरिका के बोलने का मतलब साफ तौर पर दिख रहा है। तो इसका मतलब एक और ये है कि अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ पैसा पैसा पैसा, डॉलर 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 दिख रहा है। कहां से डॉलर लूट लिया जाए। या तो ईरान जो डॉलर कमा रहा है उससे वो चिंतित हो गया है कि एक तो युद्ध लड़ रहा है, ऊपर से डॉलर भी कमा रहा है। और दूसरा क्या है कि जिस बात को अमेरिका ये कह रहा था कि वो युद्ध का खर्चा खाड़ी के देशों में अपने ही सहयोगी देशों से वसूलेगा, ऐसा भी कह रहा था, आज उसे समझ में नहीं आ रहा है कि युद्ध का खर्चा वो कहां से वसूले। तो इसके लिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल चाहिए, इस पर वहां से गुजरने वाले जहाज में हम कैसे टैक्स ले लें, टोल ले लें, वो चाहिए। इस पर वो कंसंट्रेट कर रहा है। इसके साथ साथ युद्ध में उसकी जीत हुई है, ये बात तो वो रोज कहता है, लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाया है। तो अभी इस जहां पर वार्ता फेल हुई है उस मुकाम पर अमेरिका का जो रिएक्शन है वो रिएक्शन मोटे तौर पर यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण को लेकर के वो बेचैन है और ईरान को इसको अगर नहीं भी मानता है तो वो रास्ता निकालेगा कि वो भी वहां पर जबरदस्ती टोल लेने जैसा काम करे। यानी वो भी आसान नहीं है। इसके लिए ईरान को अपनी आपत्ति, कम से कम अपने इलाकों में वो आपत्ति करेगा। तो ये युद्ध का जो क्षेत्र है बना रहने वाला है। अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, ये युद्ध जारी है। जी 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 जी, ये युद्ध जारी है, आप कह रहे हैं खत्म नहीं हुआ है। जरा जल्दी से एक कमेंट प्रफुल्ल जी आपके पास भी, क्या आपको भी लगता है कि ये जंग जारी है? अमेरिका का बयान, डोनाल्ड ट्रंप का बयान क्या मायने रखता है प्रफुल्ल जी? जी बिल्कुल, ये जंग जारी है। अभी जो हमारे हसन साहब ने जो कहा ईरान से, जिस फायदे की बात कही, इस फायदे को अमेरिका भी पहचानता है। इसीलिए उसने कहा कि आपको बेचने नहीं दूंगा, आपको टॉल देकर के जो आएगा वो हमको भी टॉल देगा। अभी प्रेम सर जिसको इशारा कर रहे थे, यानी कि अब आप अगर अपने यहाँ से जाने को रोकते हैं, बिक्री पर रोकते हैं, तो हम खरीदने पर टॉल लेंगे। तो यानी कि पूरी दुनिया में ये तहलका मचाएंगे। और देखिए सर, ईरान जो है सो हॉर्मुज को लेकर के एडामेंट नहीं है, बल्कि कमिटेड है। उसका कमिटेड पक्ष है कि हॉर्मुज हमारा है। और उसके पहले की जो स्थिति थी उसकी, वह तो इसलिए व्यापारों से इतना सैंक्शन लगा हुआ है कि हॉर्मुज को खोल के रखा हुआ था ताकि उसकी आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी उसको छूट मिले, थोड़ी सी राहत हो। तो इस युद्ध के बहुत सारे चरण आ गए हैं और अब यह युद्ध रुका ही नहीं है, बल्कि नए आयाम को प्राप्त कर रहा है। अभी तुर्की का जिस ढंग से बात उठी है, और तुर्क और कुर्द में जो अपना झमेला रहा है, देखिए कुर्द भी यहूदियों की तरह ही स्टेटलेस थी। यहूदियों को एक इजराइल मिल गया, कुर्द आज भी परेशान है और 4-5 देशों में बटे हुए हैं। तो कुर्द को लेकर के तुर्की जो 1923 में शायद उनका जो संधि हुआ था, एक क्या लाजान संधि ने क्या इस तरह की संधि हुई थी 1923 में, लाजान संधि है। तो तुर्क अब इसको लेकर के तुर्की और कुर्द में जब मिल रहा है, इन्हीं कुर्दों को लेकर के अमेरिका ने अपने हितों को आगे बढ़ाने की बात की थी। और खुलेआम वो कह रहे थे कि हमने कुर्दों को ये दिया और इन्होंने ये नहीं किया। ये तो उसी प्रकार की बात होती है। हमारे यहाँ कभी कभी नेता लोग बोलते हैं कि चुनाव प्रचार के लिए इनको पैसा दिया, या सारा पैसा घर में रख लिए, एक प्रचार किया ही नहीं, इस तरह की आरोप लगा रहे थे।
देखिए, जहां तक ये बोल रहे हैं परमाणु की बात, परमाणु संवर्धन की बात बोल रहे हैं यूरेनियम के लिए, तो सिविल के लिए उनके पास तो हक है और ये हक साबित है। और तुलसी गवार्ड की चर्चा भी कर ही रहे थे, तमाम इनके किसी ने नहीं कहा था कि परमाणु हथियार ईरान बना रहा है। और अगर यही बात थी तो इनके इंटेलिजेंस के और युद्ध के एक लंबी कतार ने से इनको पल्ला झाड़ना पड़ा है, उनको इस्तीफा करवाना पड़ा है। तो क्यों करवाना पड़ा है? क्योंकि एक गैर मुनासिब जंग में पूरी दुनिया को, माने ईरान को के साथ ये धकेल दिए हैं और पूरी दुनिया के हितों की यहाँ पर बेपरवाह हो गए। तो युद्ध में नए आयाम आ रहे हैं। रसिया ने कहा, ये कहते हैं कि जो इनको मदद करेगा उस पर वो अलग से टैरिफ लगाएंगे। तो ये पूरी दुनिया से जंग ले रहे हैं। देखिए, रूजवेल्ट साहब की एक थियरी थी और वो थियरी थी कि लॉन्ग स्टिक और सॉफ्ट भाषा, यानी कि मोटी लाठी मीठी जुबान, वो चलाते थे। इनके पास क्या है कि अभी लाठी भी पतली हो गई है, जुबान कुछ अधिक ही कड़वी हो गई है। ऐसी ऐसी बातें बोलने लगते हैं, दो तरफ से झमेला इनका शुरू हो गया। ऐसी ऐसी बातें बोलने लगते हैं, या सारे मुद्दे हल हो गए और यूरेनियम का तो कोई मुद्दा ही नहीं था। और भला कोई आपको क्यों दे दे? आप कौन होते हैं कि आप वो लेकर के चले आएंगे? तो ये जो उनका मामला है कि हमें दे दे, आप देखेंगे पूरी दुनिया की विश्व शांति के आप ही पहरेदार हैं। तो वो जमाना गया जब आप ट्रूमैन पॉलिसी के तहत आप पूरी दुनिया की पुलिसिंग कर रहे थे। अब दुनिया के पुलिस नहीं है। आप अगर समानता के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करते हैं, अगर असहमति को नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, सह अस्तित्व की भावना से नहीं है, तो आप बड़े भाई की भूमिका में नहीं हो सकते हैं। जितने भी वैश्विक संस्थान है, सबों को आपने लगभग डिफेक्ट कर दिया या करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इनका कुछ नहीं है। निश्चित रूप से लेबनान का मामला, हिजबुल्लाह का मामला उठेगा। आप कैसे कह रहे हैं कि इसमें वो लोग शामिल नहीं है संधि वार्ता में? और जिस तरह से ये लोग वार्ता में गए, एक ही काम था इनका, ये समझौता वार्ता पर आए और अमेरिका अपनी टांग खींच करके निकल जाए। क्योंकि अमेरिका के साथ कह रहे थे ठीक है कि हम जंग जो है सो अमेरिका के कंट्रोल में नहीं रह गया, वह इजराइल के कंट्रोल में चला गया। अब जंग चूंकि अमेरिका के ट्रंप के कंट्रोल में नहीं है, तो बल्कि ट्रंप जंग के कंट्रोल में हो गए, यानी कि इजराइल के कंट्रोल में हो गए। यह छवि जब जाने लगी तब वो चाहते हैं कि वहां से निकल जाए। लेकिन इसमें भी जो उन्होंने विटकॉफ को भेजा, जेडी वेंस तो खैर वाइस प्रेसिडेंट हैं, हो गए। विटकॉफ और ये जो कुशत थे उनके दामाद, वो दोनों ही यहूदी हैं और साफ साफ यहूदी इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं। तो ईरान इनको क्यों सुनेगा और क्यों करेगा? फिर पूरा का पूरा मैंडेट लेके नहीं गए हैं। अब आप इनको भेजा है आप, और वहां से आप पूरा का पूरा मॉनिटर कर रहे हैं। तो असल खिलाड़ी जो इसमें जो समझौता वार्ता में था, ये असल खिलाड़ी पर्दे के पीछे थे। वो जो पर्दे के पीछे थे, अब जो युद्ध के वो ने आर्ट ऑफ वार, जो चीन के जो लेखक थे संजू, तो संजू जो हैं वो उन्होंने काफी जो है इस पर लिखा है, उनकी ही थ्योरी है कि पर्दे के पीछे रहो। तो चीन तो अपना उसकी भाई अपनी थ्योरी है, वो पर्दे के पीछे रह के सारा काम कर रहा है। ये दक्षिणपंथी उत्साह में एकदम पर्दे से बाहर आ गए, बिल्कुल सामने आकर के लड़ने लगे। एक समय तो लगा कि इजराइल पीछे हो गया है। ये इजराइल और ईरान में जो युद्ध शुरू हुआ था, अमेरिका तो बीच में बैलेंस करने के लिए था। अमेरिका कहाँ से पार्टी हो गया इस युद्ध का? अमेरिका को फॉल्ट लाइन वहीं पे पकड़ में आ गया। तो अब ये चाहते हैं कि इससे पीछे हटे। उनकी अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी में भी काफी अंतर है और काफी लोग इनका विरोध कर रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि कम से कम इसका जो मोरल पक्ष है वो हम पर नहीं आए, लेकिन आर्थिक पक्ष में इतना भयावह है। और 10 सेकंड में ये बात कहूं कि ये सब कोई ईरान और यूरेनियम ये सब कोई मुद्दा नहीं है। असल मुद्दा है कि डॉलर की हेजेमनी को मेंटेन करना है। असल मुद्दा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाना है। यानी कि एक बार जो अमेरिका कह दे वही पूरी दुनिया मान ले, यही उसके ग्रेटनेस की परीक्षा है। इस उद्देश्य को लेकर के ये आगे बढ़ रहे हैं। अगर नवंबर क्रॉस कर जाएं तो और आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो अभी 2-3 एक्सटेंशन और होगा। वार्ता भी जैसे सीज फायर खत्म नहीं हुआ, वैसे वार्ता अभी टूटी नहीं है, समाप्त नहीं हुई है, लेकिन है भी नहीं। सर जी जी जी, एक छोटा सा कमेंट अमलेंदु जी, फिर आता हूं मेहदी साहब के पास। अमलेंदु जी, अमेरिका का रुख और जो साफ कह रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है, आप तमाम साथियों का यहाँ पे विश्लेषण इसलिए भी क्योंकि अमेरिका यहाँ एक जगह पे आके अटक गया है, एक हॉर्मुज पे और दूसरा न्यूक्लियर प्रोग्राम पे ईरान के।
क्या ये एग्जिट का रास्ता मिल गया है अमेरिका को, और किसी भी ढंग से अब चाहता है कि ईरान कह दे कि हाँ ठीक है चलो, झूठा ही सही कह दे, वहाँ से बाहर निकल जाए? देखिए राजीव जी, हॉर्मुज का जो है वो मामला थोड़ा ज्यादा टेढ़ा हो गया है, और वो टेढ़ा किया है खुद ट्रम्प साहब ने अपनी धमकियां और सारी बातें कर करा के। उसके बाद जहां तक परमाणु हथियारों की बात है, वो तो ईरान बार बार कह रहा है भाई हम पे है ही नहीं, हम बनाएंगे ही नहीं। तो उसके लिए ट्रम्प साहब क्यों बार बार जोर दे रहे हैं, ये सवाल जो राजीव जी उठ रहा है। तो ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं दरअसल, वो निकलने का रास्ता भी चाह रहे हैं, और साथ में ये भी चाह रहे हैं कि वो ये बता सकें कि हम जीत कर निकले हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है ट्रम्प साहब के सामने यही है कि वो ये बताकर निकले कि हम जीत कर निकले हैं, हार कर नहीं निकले हैं। तो ट्रम्प साहब का संकट जो है राजीव जी यही है। इधर जिस तरीके से नेतन्याहू बीच बीच में उंगली कर रहे हैं, और जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, अभी 5 मिनट पहले फिर उन्होंने जारी कर दिया है वक्तव्य अपना कि अगर हमने सही समय पर कार्रवाई नहीं की होती तो ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया होता। तो भाई आप अमेरिका से बड़ी ताकत है क्या कि ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाए, हमको गारंटी दे, और आप कह रहे हैं कि अगर हमने नहीं किया होता हस्तक्षेप, समय पे कदम नहीं उठाया होता, तो ईरान ने बना लिया होता परमाणु हथियार। तो पहले ट्रम्प और नेतन्याहू तय कर लेंगे कौन ज्यादा ताकतवर है, ट्रम्प ज्यादा ताकतवर है कि नेतन्याहू ज्यादा ताकतवर है। लग तो यही रहा है कि नेतन्याहू ज्यादा ताकतवर, जैसा कि सैयद अब्बास अरागची का हम लोग राजीव जी हेडलाइन भी दिखा रहे हैं कि जेडी वेंस से उन्होंने वार्ता के बीच में बातचीत की। तो वार्ताकारों से इजराइल बात क्यों कर रहा था जिस समय वार्ता हो रही थी? जेडी वेंस जब डोनाल्ड ट्रम्प के संपर्क में है, तो इसमें इजराइल क्या कर रहा है? तो कुल मिलाकर राजीव जी अभी भी पंगा इजराइल का है। ट्रम्प साहब निकलना चाहते हैं, लेकिन नेतन्याहू उनको निकलने नहीं देना चाहता है। कुल मकसद ट्रम्प साहब का यही है कि एग्जिट पॉइंट मिले, वहां से ससम्मान निकल जाएं, इतना ट्रम्प साहब चाहते हैं मुझको लग रहा है। लेकिन वो धमकियों के दम पे ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी धमकियों से ईरान डर गया। जी, अब आता हूं जरा जल्दी से शबीर मेहदी खान साहब आपके पास। देखिए, महत्वपूर्ण बात, यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि 28 तारीख को जब हमला किया ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल ने, तो उस समय हॉर्मुज तो कोई मुद्दा था नहीं। उस समय तो एक ही मुद्दा था, एक नहीं बल्कि 2 मुद्दा था। एक ये परमाणु वाला न्यूक्लियर कार्यक्रम, और दूसरा था रिजीम चेंज, कि वहाँ सत्ता परिवर्तन कर दो, वहाँ से हटा दो सबको, और वहाँ उस शाह को बैठा दो, रजा पहलवी को बैठा दो, और सब अपने बल्ले बल्ले वहाँ के तेल कुओं और बाकी सारी चीज़ों पे हमारा अधिकार होगा। उस समय तो यही था। और परमाणु भी नहीं था मेन, अगर देखा जाए तो किसी भी ढंग से वहाँ की सत्ता व्यवस्था जो है उसको ख़त्म कर दो, अगर देखा जाए तो। थोड़ा सा इसलिए पीछे मैं लेके आ रहा हूँ, हॉर्मुज था ही नहीं। और ईरान भी ये कहेगा कि 28 तारीख से पहले तो हमने इसको बंद करके रखा नहीं था। लेकिन ईरान को ये पता है कि नब्ज कहाँ है और उसको कब किस समय दबानी है। तो ईरान ने सही समय पर दबा दिया। आप वहाँ परमाणु बटन दबाएंगे, हम उससे बड़े बटन का लेके रखे हुए हैं। अब यहाँ से क्या रियली डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों बुरी तरह फंस गए हैं? और अगर फंस गए हैं तो क्या अब इस जंग को आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे? खान साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। काफी आपने अच्छी बातें कही हैं, और दूसरे भी पैनलिस्ट से हमने काफी ज्यादा फायदा उठाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक तो ये है कि मैं तकरीबन 2006 से इन इश्यूज को क्लोजली फॉलो कर रहा हूं। ये मेरा खुद का इंटरेस्ट है, वरना खुद मेरी फील्ड जो है यहाँ पर दूसरी चीजों में है, लेकिन हमारे शौक से हम फॉलो किया करते थे। ईरान जो है 2000 के बाद से ही, जब 9/11 के जब अटैक्स हुए और इराक पर जब हमला हुआ, और बुश के जमाने से ही ये तैयारियां चल रही थी कि ईरान को भी मारना है। वो जो पेंटागन की तरफ से एक ऑफिशियल ने कहा था कि 7 कंट्रीज को हमें हमला करना है। ये चीजें फैक्ट हैं, कोई उड़ती भी बातें नहीं है। तब से ईरान कह रहा था कि हमारे पास तैयारी है, और हमारा एक जो ऑप्शन है जिसे हम, जैसे कि आपने सही से कहा, कि प्रेशर टूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बार बार धमकी दिए जा रहा था, लेकिन कभी भी इसको ईरान ने इस्तेमाल नहीं किया, कभी भी इसका जो है फायदा नहीं उठाया, और इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया कभी भी। ठीक है। और जहां तक के आपने ये कहा कि, तो इन्होंने ये कहा कि अगर हम पर हमला होता है तो हमारे लिए ये ऑप्शन है, हम इस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे प्रेशर करने के लिए, ताकि जो है जंग रुक सके। तो एक स्ट्रेटेजिक टूल के तौर पर उन्होंने हमेशा इस्तेमाल किया। तो कोई नई बात नहीं है कि ईरान ने आकर सरप्राइज
ट्रम्प को जो है जनरल केलॉग ने कहा भी था कि देखिए, जंग अगर करना है तो ईरान पर्शियन गल्फ को इस्तेमाल कर सकता है एक टूल के तौर पर। उन्होंने उसको नकार दिया और कहा कि हमारी नेवी बहुत स्ट्रांग है, हम नेवी के जरिए से इस पर से कंट्रोल को अपने हाथ में ले सकते हैं और ईरान के हाथ से निकाल सकते हैं। एक ये चीज हुई है। दूसरी बात यह है कि तो इसे आपका जवाब भी यहां पर पता चल रहा है कि ये अनप्लान्ड थे। नेतन्याहू ने जो है ये पिला दिया ट्रम्प को कि ईरान बहुत कमजोर है, यहाँ की जनता उनके साथ नहीं है, हमने जो है पिछली जंग में उनकी लीडरशिप को वो करके ये कर दिया है, सिर्फ एक और धक्का लगा देंगे तो जो है ईरान कामिल तौर पर गिर जाएगा। ये कि बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन था। तो अटक तो गए हैं, इसलिए हमें ये लगता है कि शायद ये नेगोशिएशंस कोई बहाना बना रहा है कि जो है हम तो यहां से निकलना चाह रहे हैं। हमें एक जो हम अनुमान जो दे सकते हैं वो ये है कि इन्हीं नेगोशिएशंस को बहाना बनाया जा रहा है कि हम निकलना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आकर तमाम तर इनका फोकस ये लगे कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो और न्यूक्लियर को जो है मसलन वो कर दो। एक और भी चीज जो आपने कही थी वो बिल्कुल सही थी। यहाँ पर 1951 में जब कोई इस्लामिक क्रांति का जो निजाम है वो नहीं था, यहाँ पर पब्लिक एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को, मोहम्मद मुसद्दिक को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक हुकूमत चाहते हैं। और जो है यहाँ पर इसके चलते हुए ऑयल का नेशनलाइजेशन हो गया यहाँ पर। यानी क्या, अब ऑयल जो प्राइवेट कंपनीज के हाथ में था, यूके की और अमेरिका की, अब वो पब्लिक का ऑयल हो जाएगा। ये चीज यूके को पसंद नहीं आती, ब्रिटिश को, और अमेरिका को पसंद नहीं आती। तो ये एक सीआईए का ऑपरेशन करवाते हैं, उसके जरिए से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को उठाकर तख्ता पलट कर देते हैं और जो शाह भाग चुका था उसको वापस लेकर आते हैं। तो यहां से अमेरिका और ईरान के बीच में राबता जो है बुरे होना शुरू होते हैं। तो इन्होंने ये काम किया है। वापस आते हैं हमारे मौजू की तरफ। तो जी हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक नब्ज है। ईरान को पता चल गया है कि अगर अमेरिका को दर्द हो रहा है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही दर्द हो रहा है। तो ईरान ने ये तय कर लिया है कि अगर हमें मनवाना है किसी चीज को, वो नेगोशिएशंस के जरिए से नहीं मनवाया जा सकता, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए से ही मनवाया जा सकता है। तो अब ये क्लूलेस है। अब जब क्लूलेस हैं, इनके पास कोई प्लान नहीं है, अब ये भागना चाहते हैं, फिर से एक अटेम्प्ट करना चाहते हैं, या कुर्दियों के जरिए से कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, या टर्की को इस जंग में शामिल करना चाहते हैं, इसके बारे में अभी भी क्लियर नहीं है। शायद आने वाले दिनों में हमारे लिए और क्लियर होगा। जी, इस बीच इजरायली वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा है कि इस जंग के कारण ईरान के साथ जंग में इजराइल के बजट को $11.5 अरब का नुकसान हुआ है। इजराइल का इस ईरान के साथ जंग में इजराइल का फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये खबर उनकी तरफ से है कि $11.5 बिलियन उनके बजट का वो नुकसान हुआ है। खर्च हुआ नहीं, नुकसान हुआ। नुकसान होना और खर्च होना दोनों अलग चीज़ें हैं। यहाँ खर्च हुआ है, नुकसान हुआ है, ये कहा जा रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। तो ये बहुत बड़ी बात। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर मेहदी खान साहब। मैं जानता हूँ कि आपको जाना है और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। इस चर्चा में बहुत कुछ है, उस पर हम लोग और विस्तार से आगे बात करेंगे, लेकिन ये जंग रुक जाए इसी की हम उम्मीद करते हैं। ये जंग एक्सलेट ना हो, बढ़े नहीं, और जहां है वैसे ही रुक जाए, और अमेरिका को भी सद्बुद्धि मिले। अमेरिका भी कम से कम अपनी चीज़ों को समझे। जिस ढंग से वो कल डिस्ट्रॉयर को भेजा था वहाँ हॉर्मुज पे, और एक नहीं बल्कि दो, और वो न करे। आज अमेरिका के राष्ट्रपति धमकी दे रहे हैं, ये ना हो, ये उम्मीद करता हूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में बने रहने के लिए। बस एक बात अगर इजाजत है तो जी, बिल्कुल। देखिए,
हम जो फ्यूचर देख रहे हैं और हमें इत्मीनान है कि ये होने वाला है, वो ये है कि देखिए, जो ऑर्डर जो चेंज होगा वर्ल्ड का, जो हमें चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा कि आपने भी पिछले अपने प्रोग्राम्स में इस पर विस्तार से आपने गुफ्तगू की है। हमें ये लगता है कि ग्लोबल साउथ को बहुत ही पावर हासिल होने वाला है इस बदलते हुए ऑर्डर में। तो ये मुमकिन है थोड़े टाइम के लिए ये मुश्किलात रहें, क्योंकि देखिए ये रीजन में इंस्टेबिलिटी का असली रीजन जो भी कहता रहे, लेकिन हमें पता है कि असली रीजन अमेरिका का ये जिद है, ये अहंकार है कि हम हमारी हेजेमनी को इस रीजन पर रखेंगे। और दूसरा, इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल का जो प्लान है, जैसे ही ये दो जो एंटिटीज हैं वो इस रीजन में कमजोर होती हैं, हम देखेंगे कि ग्लोबल साउथ के जो देश हैं वो इंडिपेंडेंटली अपने हित में डिसीजन ले पाएंगे। इसके जरिए से ये हमारा ही फायदा होने वाला है। ठीक है। और जहां तक ये पर्शियन गल्फ की बात है, इसकी दास्तान अभी खत्म नहीं हुई है। चर्चा होगा, नेगोशिएशंस होंगे, खुद ईरान डिसाइड करेगा कि दूसरे कंट्रीज के साथ कैसे डील करना है। ये तमाम चीजें हैं, तो चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ। और इसके साथ साथ मैं आपका बहुत ज्यादा, राजीव जी, धन्यवाद करता हूँ, पैनलिस्ट का बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके सामने बहुत छोटा हूँ, लेकिन फिर भी आप जो है आप रिस्पेक्ट करते हैं, इजाजत देते हैं हमें यहाँ पर हमारा चर्चा करने की। काफी ज्यादा मैं इस चीज का रिस्पेक्ट करता हूँ और धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा, हम लोग चर्चा कर रहे थे सीधे ईरान से। हमारे साथ ही जुड़े हुए थे खान साहब, जो अपनी बात यहाँ रख रहे थे और बहुत ही संजीदगी के साथ यहाँ पे इस चर्चा में ईरान में क्या कुछ चल रहा है, ईरान किस दिशा में, किस डायरेक्शन में सोच रहा है। इस इस्लामाबाद टॉक्स में जो वो असफल रह गई ये बातचीत, बेनतीजा निकली, और आगे किसी नतीजे पे पहुंचे, उसके लिए आगे क्या कुछ हो सकता है, अमेरिका किस दिशा में सोच रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के एक नहीं बल्कि दो बड़े बड़े जो मैसेज हैं, पैगाम हैं, उसको उन्होंने जारी किया ट्रूथ सोशल पे, उसके ज़रिए पूरी दुनिया में। वो पैगाम क्या बताता है, इन सब पे हम चर्चा कर रहे थे। अब जल्दी से आना चाहता हूँ प्रेम कुमार जी आपके पास। प्रेम कुमार जी, बातचीत बेनतीजा, अमेरिका का यहाँ पे हमने रुख देख लिया, और इन सब के बीच अगर थोड़ा सा मैं भारत की तरफ आना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हॉर्मुज में जो भी जहाज की बात हो रही है, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है कि वहाँ से निकलने वाले और वहाँ जाने वाले दोनों को, अगर आप दोनों के लिए इसका मतलब क्या माना जाए, यहाँ से एक लड़ाई सिर्फ और सिर्फ हम हॉर्मुज की तरफ जाते हुए देख रहे हैं, और अगर हॉर्मुज या यहाँ पर क्या अमेरिका जिस हॉर्मुज में दुनिया के कई देशों के जहाज वहाँ पे हैं, उसकी उस साइड से आते हैं जहाज, क्या वहाँ पर से उसको सेंटर पॉइंट बना के उसके ऊपर अटैक करना, या वहाँ पर कुछ और ऐसी गतिविधियाँ करना जिससे ये दुनिया के दूसरे देश भी इसमें शामिल हो जाएं, ये चाहता है? ये अंदर खाने कोई दूसरी रणनीति चल रही है, कोई दूसरी प्लानिंग अमेरिका की चल रही है, ऐसा माना जाए प्रेम कुमार जी? इस बात को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा जा सकता है जो डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान है। भारत से हमेशा डोनाल्ड ट्रंप ये कहता रहा है कि आपको तेल लेने की कहीं और से क्या ज़रूरत है, हम देंगे, हम हैं ना, हम देंगे तेल। यानी आप कहीं और से तेल मत लीजिए। वो रूस से मना कर ही रहा था, ईरान से मना कर ही रहा था। अब जब भारत हॉर्मुज के रास्ते जहाज लाएगा, तो जो जहाज जिसकी परचेजिंग हो चुकी होगी, जिसमें तेल जो आएगा उसकी परचेजिंग हो चुकी होगी, उस जहाज को अमेरिका अब नष्ट करने की धमकी दे रहा है कि आप ईरान को टोल दे करके क्यों आ रहे हैं, आप हमको ये तो बाद में बात होगी कि हमको भी टोल दीजिए, उधर से जो आएगा वो सुरक्षित नहीं जाएगा। पहला नारा तो ये है। बिल्कुल। उसके बाद है कि हम भी टोल लेंगे। जब एक दो जहाज मार गिराएंगे तब ये बात करेंगे। वो भी अब अमेरिका बात करने नहीं आएगा, जिस जहाज गिरेगा वही बात करेगा। यानी भारत का जहाज गिरेगा तो भारत बात करेगा कि भाई हमारा तो माल खत्म हो गया, हमने पैसा भी दिया, फिर भी आप गिरा रहे हैं, हम क्या करें। तो तब वो कहेगा कि ऐसा करो, तुम ईरान को दे रहे हो टैक्स, ईरान कौन होता है टैक्स लेने वाला, तुम मुझे टैक्स दो, तुमको टैक्स देना इतना ही प्यारा है, तुम ईरान को दोगे, मुझे भी टैक्स दो। तो तब भारत क्या करेगा, अच्छा ठीक है तुम भी टैक्स लो। तो जो ईरान के हिसाब से जो $50 में एक बैरल बिकता था, आज वो 100 में बेच रहा है।
तो मान लीजिए कि 70 दाम हो गया, 30 का वो ले रहा है उसमें टोल, तो 30 अब अमेरिका भी लेगा, तो 130 ऐसे ही हो जाएगा। तो वो और महंगा कर देगा और धीरे धीरे भारत को कहेगा इतना महंगा जब तुम वहां से ले रहे हो तो इसी दाम पर हमसे ले लो चल के, वेनेजुएला वाला ट्रेन, ये तेल हमारा वाला तेल, यानी अपना महंगा तेल को वास्तव में सस्ता बनाकर देने या एट पार कर देने के लिए उसने एक योजना बना ली है, ताकि भारत जैसा बाजार जो है वो उसको डायरेक्ट मिल जाए ईरान से हट करके, और भारत की तरह दूसरे देशों के साथ भी वो ऐसा करेगा। लेकिन क्या ऐसा कर पाएगा? सवाल यह कि भारत के साथ तो कर पाएगा, क्योंकि कोई खड़ा नहीं है भारत के साथ, भारत के साथ कोई खड़ा नहीं है, इसलिए वो कर पाएगा। जो खड़ा है वही बाहर मरोड़ने के लिए खड़ा है। श्रीलंका के साथ क्या कर सकता है? मैं तो श्रीलंका बोल रहा हूं, श्रीलंका के साथ चाइना नहीं होने देगा। अगर अमेरिका ये करना भी चाहेगा तो श्रीलंका के साथ चाइना ये नहीं होने देगा। और यही बात है जो भारत की विदेश नीति की पोल खोल कर रख देता है। तुम जिसको बाप बना के आते हो वही तुम्हारी बाहें मरोड़ रहा है, और जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब खड़ा होकर के श्रीलंका अपना सर्वाइवल खोज ले रहा है, पाकिस्तान सर्वाइवल खोज ले रहा है कि कैसे सर्वाइव करेंगे, और तुम अपना सर्वाइवल नहीं खोज पा रहे हो, उन्हीं के हाथों अपना हाथ मरोड़वा रहे हो जो तुमको जिसके साथ खड़े नजर आ रहे हो। यानी जिसके लिए तुमने ईरान के साथ में बैर मोल लिया, ईरान से ये निंदा नहीं की, और जो तमाम बातें जुड़ी हुई ईरान से जो दूरी बनी, वो वजह तुम्हारे ही खिलाफ आकर के खड़ा हो गया। तो इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को समझना बहुत आसान है, उसका मतलब भी समझना आसान है। एक बात और कि कनाडा ने आज बहुत बड़ी बात कही कि वो जमाना गया जब अमेरिका युद्ध लड़ता था और $1 के 70 क्या बोलते हैं उसको, उस $0.7 बोलियो, डॉलर को जो फ्रैक्शन, 70 सेंट जो है वो कनाडा से वसूल लेता था या दूसरों से वसूल लेता था। तो वो जमाना गया। तो अब तो अमेरिका की नाफरमानी जब उनके अपने लोग करने लगे हैं तो उनको वफादार और मानने वाला, डर कर रहने वाला देश खोज रहे हैं कि कौन मिलेगा। तो उसको सबसे पहले भारत मिला हुआ है, जो डर करके कुछ भी करने को तैयार है। उसको जंजीर हाथ में बांध दो, पैर में बांध दो, कमर में जकड़ दो, कोई भी एक बार भी उफ नहीं बोलता है। उसको चाहे जितना जलील कर दो कि तुम्हारा पॉलिटिकल करियर खत्म कर देंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। जो चाहे कर लो, ये भारत ही है जो हमारी बात मान सकता है। उससे पैसा भी खींचो, उसको डांटो भी, उसको बेइज्जत भी करो, ये भारत है, आज का भारत। जी आज का भारत। प्रशांत टंडन जी भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत जी, अच्छा है आप सही समय पे आ गए, हालांकि अब ख़त्म करने के कगार पे हम हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है प्रशांत जी यहाँ पे ये बात यहाँ समझना कि डोनाल्ड ट्रंप के 2 बहुत इंपॉर्टेंट अभी ट्वीट आए हैं। ट्रूथ सोशल पे, ट्वीट नहीं, ट्रूथ सोशल उनका अपना जो है उस पर, और उसमें साफ साफ वो अब उस मुद्दे पे आ गए हैं, बोल रहे हैं कि 1-2 बातें हैं, हमने लगभग हर मुद्दे पे हमारी सहमति हो गई, 20 घंटे 21 घंटे बातचीत हुई और बहुत ही इन सब के बीच एक आत्मीय संबंध डेवलप हो गया, रेस्पेक्टफुली हमारे लोगों ने बातचीत की ईरानी डेलीगेशन के साथ में, ये सारी बात कही। लेकिन यहाँ पे 2 बातें, एक हॉर्मुज और दूसरा परमाणु कार्यक्रम, इस पे ये अड़े हुए हैं, और इस पे इनका अड़ना अगर ये छोड़ दें तो फिर यहाँ बात बन जाएगी, वरना हॉर्मुज को फ्री कराने के लिए हम लग जाएंगे, और दूसरा है परमाणु कार्यक्रम को ख़त्म करने में लग जाएंगे, और ये नतीजा होगा। इसको किस ढंग से देखा जाए? हम लोग शुरुआत से कह रहे हैं कि हॉर्मुज तो इसमें मुद्दा ही नहीं था, हॉर्मुज तो एक नब्ज है जिसको उन्होंने वो कर दिया है, ईरान ने दबा दिया है। और दूसरी चीज़ है कि परमाणु कार्यक्रम तो आप ऑलरेडी ख़त्म कर चुके थे 12 दिन की जंग में। आप कहे थे कि हमने चारों परमाणु कार्यक्रमों के इनके जो हैं नातांज, इस्फहान और कोम और इधर तेहरान में जहाँ भी है उसको हमने ख़त्म कर दिया। तो फिर आप काहे का रोना रो रहे हैं? अभी मैं आ रहा हूँ राजीव जी ईरान के कल्चरल सेंटर से,
खमनेई साहब का 40वें का कार्यक्रम था वहाँ पे, और काफ़ी लोग वहाँ पे, उन्होंने बड़ी एग्जीबिशन लगाई हुई, और ब्रीफ मुलाकात जो है उनके एम्बेसडर साहब से भी हुई, और वो इस ट्रंप की धमकियों से ईरान के ऊपर, उनके यहाँ पे जो डिप्लोमेट्स हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं है, और ये बात हुई कि डिटेल में डिस्कशन होगा उनसे। लेकिन देखिए, 2-3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। अब जो हरमोज का क्राइसिस है वो अब ईरान नहीं खड़ी कर रहा, अब तो ट्रंप साहब ने खड़ी कर दी। अब वो कह रहे हैं कोई भी शिप जो एंटर करेगा और एग्जिट करेगा, हम उसका, यूएस नेवी उसको रोकेगी। यानी अभी चाइना और भारत के जो शिप निकल रहे थे वहां से, उनको अब यूएस नेवी रोकेगी। जी, इसको जरा मैं उनके बयान को ले आता हूं और फिर आप उस पर बात कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। डोनाल्ड ट्रंप यहां पे भारत के शिप को भी रोकेंगे। विदेश मंत्रालय, मैं अभी चूंकि उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर देख रहा हूं, उसमें मैं भी हूं, देख रहा हूं कि तमाम हमारे पत्रकार साथी विदेश मंत्रालय से पूछ रहे हैं कि क्या करें, क्या आप जब हमारे वेसल्स को रोका जाएगा तो, क्योंकि यहाँ डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि इस मामले में वो ईरान, इस मामले में वे इस मामले में भी हमारी मदद करेंगे, लेकिन हम पूरी तरह से नाकाबंदी कर रहे हैं। हम ईरान को अपने पसंदीदा लोगों को तेल बेचकर और नापसंद लोगों को न बेचकर मुनाफा कमाने नहीं देंगे। ईरान को हम अपने पसंदीदा लोगों को तेल बेचकर और नापसंद लोगों को न बेचकर मुनाफा कमाने नहीं देंगे। या तो सब कुछ मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा। और इसके बाद यह ऐलान है, और इसके बाद फिर नेवल ब्लॉकेज की बात, यानी कि हम अब इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। जी, तो अब ये एक नई क्राइसिस खड़ी कर दी इन्होंने, और भारत के लिए भी क्राइसिस है। ये जो तमाम सारे लोग जो मोदी जी के समर्थक इस बात की खुशियां मना रहे हैं कि क्योंकि बातचीत इस्लामाबाद में हो रही थी और फेल हो गई, अरे भाई, आपकी गैस रुक रही है, अब ट्रंप रोकेगा? ईरान ने तो आपके जहाजों को आने दिया। तो इस पे मोदी जी के डियर फ्रेंड हैं वो क्या करेंगे? देखिए, ये एक नई एनर्जी क्राइसिस अब खड़ी होगी। ये दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी एनर्जी क्राइसिस है, और उसको ट्रंप ने आग में घी डालने का काम कर दिया। तो अब पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी को, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, मोदी जी अभी चुनाव में व्यस्त हैं, हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो बाकी लोगों को इसमें बड़ी इमीडिएट डिप्लोमेटिक चैनल्स खोलने चाहिए, चीन को, रूस को, सबको, कि इतनी अभूतपूर्व एनर्जी क्राइसिस होगी तो दुनिया की पूरा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो रुक जाएगा। और ये क्रूड ऑयल से सिर्फ पेट्रोल, डीजल या एलपीजी या सीएनजी नहीं बनती है, उससे हर सब कुछ बनता है। जितने कपड़े हम लोगों ने, आपने अपने पहने हुए हैं, अभी आपने या मैंने पहने हुए हैं, उसमें सर से पैर तक जो है वो क्रूड ऑयल है जी। चाहे वो सिंथेटिक चप्पल है, चाहे वो जूता है, चाहे वो सिंथेटिक कपड़े हैं, सब कुछ तो क्रूड ऑयल है। प्लास्टिक है, हमारा जो लैपटॉप है, जो कैमरा है, सब कुछ क्रूड ऑयल से बन रहा है जी। तो ये पूरा दुनिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है उसको आप खत्म कर दोगे तो कहाँ जाएगी दुनिया की जीडीपी? इसलिए मैंने सुबह भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि जो 20th सेंचुरी की शुरुआत में जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था वर्ल्ड वॉर 2 के पहले, वो इकोनॉमिक डिप्रेशन अब फिर से आएगा, और वो बहुत बड़ा होगा। ये 2008-9 के इकोनॉमिक डिप्रेशन से बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ये दुनिया की इंडस्ट्री को ठप कर देगा, कर चुका है। एक बात। दूसरी बात, जहां तक न्यूक्लियर मामला है, देखिए ईरान एनपीटी का सिग्नेटरी है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी है, और जिसमें डेजिग्नेटेड वो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है।
1969 से है, आज से नहीं है, 1969 से है। और जो ओमान के मध्यस्थता में जो जिनेवा में बातचीत हुई थी, उसमें ईरान इस बात को राजी हो गया था, इस बात के लिए कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम सस्पेंड करेगा, वो जो उसके पास यूरेनियम है उसको लोअर ग्रेड में करेगा ताकि वो बिजली बनाने के काम आ सके। तो ये दो बातें उसने कर दी थी, लेकिन वो हैंडओवर नहीं करेगा। और अच्छा, दूसरी बात की किसी, जैसे मान लीजिए कि भारत न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, हमने तो एनपीटी पे और सीटीबीटी पे भी साइन नहीं किया हुआ, लेकिन क्या भारत किसी और देश को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की मॉनिटरिंग की इजाजत देगा? क्या जब हमने अमेरिका से न्यूक्लियर डील साइन किया, या जो हमको एनएसजी जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है वो हमको फ्यूल देता है, तो क्या हम अपनी मॉनिटरिंग अलाउ करते हैं? उनको नहीं करते हैं। हमारी मॉनिटरिंग आईएईए करता है। एक कोई एजेंसी होगी ना, कोई एक देश दूसरे देश की चौकीदारी कैसे करेगा? तो इसलिए ईरान इस बात को मान ही नहीं सकता है। कैसे मान लेगा? आप इस फ्रेमवर्क में बात करो कि आईएईए करेगा, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी करेगी कोई, और तब होगा, पहली बात। दूसरी चीज कि ईरान बहुत कमिटेड तौर पे कह चुका है, और ये ओमान के जरिए जो बातचीत हुई थी जी जिनेवा में, उसमें भी ये बात कही गई थी कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, वो कमिटमेंट दे रहा है। और क्या चाहिए आपको? तो वहां से जो है वो गड़बड़ हुआ। अब मैं आता हूं इस्लामाबाद में जो हुआ, जरा सिलसिलेवार एक दो मिनट लूंगा राजीव जी। जी जी पहली बात की, जो मिनाव 168 जो उसने नाम रखा, और जिस हवाई जहाज में गए उन बच्चियों का, स्कूल की बच्चियों का बैग और फोटोग्राफ, और इस नाम से ही क्या हुआ कि डेलीगेशन का नाम ये है, जो डॉक्यूमेंटेशन एक्सचेंज हुए, पेपर्स एक्सचेंज हुए यूएस डेलीगेशन के साथ, उसमें मिनाव 168 गया नाम। ये साइकोलॉजिकल हमला था अमेरिका के ऊपर। तो बातचीत की शुरुआत में ही ईरान ने एक साइकोलॉजिकल झटका उनको दे दिया, कि उनको गिल्ट फील करा दिया कि आप वहां हो, कि आप मानवता के दुश्मन हो, आपने बच्चों को मारा है, और हम उस नाम से आपके पास आ रहे हैं। तो जो डॉक्यूमेंट एक्सचेंज हुए वो मिनाव 168 के नाम से एक्सचेंज हुए डॉक्यूमेंट। तो पहला तो ये। दूसरा कि ट्रंप की नासमझी की वजह से जेडी वेंस का पॉलिटिकल करियर अभी अधर में लटक गया। एक वो नाकाम वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे अमेरिका पहुंचेंगे, और इतना बड़ा जो एक नेगोशिएशन हो रहा था उसमें वो कुछ कर नहीं पाए। देखिए, हम सब जानते हैं कि राजीव जी, आप भी तमाम विदेशी उसमें गए हैं डील्स में, कि पहले करियर डिप्लोमेट्स, जो प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स हैं, वो 3-4 राउंड 5 राउंड बात करते हैं, ट्रैक 2 या पैरेलल चैनल से बातचीत होती है, कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग बनती है, उसके बाद फिर वो जिसको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहा जाता है कि प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी जो हेड ऑफ स्टेट है या डिप्टी हेड ऑफ स्टेट है वो इन्वॉल्व होते हैं जब दस्तखत होती है। तो ये सब कुछ हुआ ही नहीं। इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच में अगर शिमला समझौता हुआ तो ऐसा नहीं हुआ कि भुट्टो पहुंच गए शिमला और मॉल रोड पे कॉफी पी इंदिरा गांधी के साथ तो उन्होंने साइन कर दिया। उसके पीछे महीनों बातचीत चली होगी ना। तो सारी डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज ऐसे होती है। आप वहां पे जेड कुशनर को लेकर आ रहे हैं जो दामाद हैं, बिजनेसमैन हैं, उसके बाद स्टीव विटकॉफ जो कि प्रॉपर्टी के काम करते हैं, करियर डिप्लोमेट नहीं है। एक मजेदार चीज देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ट्रूथ सोशल के जरिए एक सर्वे यहाँ पर वो किया है, सर्वे कि यूनाइटेड स्टेट एंड ईरान, ये देखिए, इसको थोड़ा फुल स्क्रीन ले आइए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, कि ईरान के साथ
इन दोनों के बीच बातचीत जो है वो बेनतीजा रही, लंबे बातचीत वो बेनतीजा रही पाकिस्तान में। व्हाट शुड द यूएस डू नेक्स्ट, यानी अमेरिका को आगे क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन स्ट्राइक करे, ईरान पे हमला करे। दूसरा, यहाँ से कंप्लीटली वॉक अवे, यहाँ से बाहर निकल आए इस जंग से। और प्लीज़ कमेंट, अगर अदर्स है तो प्लीज़ कमेंट। ये सर्वे कर रहे हैं, ये पोल कर रहे हैं। ये पोल है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ये पोल जिसमें ये कि अब क्या करना चाहिए। अब ये स्थिति आ गई है इस जंग के लिए ये हालत हो गई है कि अब पोल करवा रहे हैं कि जंग में रहें या जंग से बाहर निकल जाएं। मुझे बड़ा अच्छा एक वाकया याद आ रहा है जी। एक स्टैंड अप कॉमेडियन है वरुण ग्रोवर। जी जी जी। और वरुण ग्रोवर का एक बड़ा मशहूर जोक है कि टाइम्स नाउ नाम का चैनल एक सर्वे चला रहा था कि क्या भारत को पाकिस्तान पर अटैक कर देना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि एयरफोर्स चीफ, आर्मी चीफ को फोन करके पूछ रहे हैं कि भाई बताओ अगर हाँ आ गया तो क्या करना होगा। तो ये सर्वे में ये बातें मान लीजिए कि ना आ गया तब क्या करेंगे ट्रम्प। और ये जो इस तरीके के सर्वे से ये बातें नहीं होती, इसका मतलब है कि उनको अपनी डिप्लोमेटिक क्षमताओं पे, अपनी लीडरशिप पे भरोसा नहीं। जनता से पूछ रहे हैं जी। जनता से आपको रोज पूछ के काम करना है तो जनता से पूछिए आप। मुद्दा ये मूल राजीव जी है कि ट्रंप ने इसमें प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स को इन्वॉल्व नहीं किया, विदेश मंत्री वहां आए नहीं, और जो प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स थे वो नहीं थे। ईरान की तरफ से प्रोफेशनल लोग गए थे और वो प्रोफेशनल लोगों ने बहुत होमवर्क के साथ गए थे। उन्होंने इनको बिल्कुल क्लीन बोल्ड कर दिया बातचीत में, डॉक्यूमेंट्स में, बातचीत में, आर्गुमेंट में, और ये जवाब नहीं दे पाए। तो इसलिए बातचीत का बेनतीजा इसलिए रही। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि उन्होंने अपने ही कोलीग, अपने ही सहयोगी, अपने वाइस प्रेसिडेंट का पॉलिटिकल करियर भी दांव पे लगा दिया। अब एक आखिरी बात ये कि दुनिया की डिप्लोमेसी को अब ये सोचना चाहिए कि क्या ये दुनिया की इकॉनमी, क्या ये एनर्जी क्राइसिस, इसको क्या ट्रंप और नेतन्याहू के भरोसे छोड़ा जा सकता है कि एक समानांतर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करने चाहिए पूरी दुनिया को। जी। ये भारत के सामने भी एक वो है, अगर मोदी जी इसको गंभीरता से ले, चुनाव से टाइम, चुनाव निकल जाए उसके बाद, अभी चुनाव में बहुत बिजी है वो। लेकिन दुनिया के बाकी लोग जो प्रधानमंत्री, बाकी हेड ऑफ स्टेट्स हैं जो जिनके चुनाव नहीं है, और वो इस पे ध्यान दे सकते हैं कि एक समानांतर डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज होनी चाहिए कि एनर्जी क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस से कैसे निकला जाए। और दूसरी बात कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के लिए बात करनी चाहिए अब दुनिया को। ये ट्रंप और नेतन्याहू के भरोसे इस दुनिया को नहीं छोड़ा जा सकता। ये बिल्कुल जिसको कहे कि नासमझ हैं, अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट है इनके, और बिजनेस भी कर रहे हैं। जी। तो जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। क्लोजिंग कमेंट पे आना चाहता हूँ सीधे प्रफुल्ल जी आपके पास। प्रफुल्ल जी, कैसे देखते हैं आप यहाँ डोनाल्ड ट्रंप साहब जो बातें कर रहे हैं? एक टेलीविज़न से बातचीत में भी उन्होंने यही कहा कि मैं पिछले 30 वर्षों से यही कहता आ रहा हूँ कि उनके पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। राजनीति में आने से पहले मैं कभी ऐसा नहीं होने देता, राजनीति में आने से पहले कभी ऐसा नहीं होने देता कि वहाँ पे ईरान के पास परमाणु हथियार हों और उस देश के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। ज़्यादातर देशों को परमाणु हथियार रखने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस देश के पास तो परमाणु हथियार बिल्कुल नहीं होने चाहिए और नहीं होंगे। यानी अभी वो अमेरिका के लोगों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये साफ दिखाई दे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ मुख्य मुद्दा परमाणु हथियार का है और उसमें हम ये नहीं होने देंगे। यानी जो वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है, वर्ल्ड ऑर्डर में अगर यहाँ पर रेजिम आप चेंज कर नहीं पाए, आप हॉर्मुज को एक बड़ा मुद्दा बना दिया आपने, जो कोई मुद्दा नहीं था उसको मुद्दा बना दिया। उसके बाद आप इस जंग में एक साथ
उन लोगों को जिनको कह रहे थे, जिस रेजिम को चेंज करने की बात कर रहे थे, उसी के साथ बैठ के नेगोशिएशन टेबल पे बैठ गए आप। अच्छा, मज़ेदार चीज़ ये कि जितने गए थे उनके बैजेस जो लगे हुए थे उसमें आयतुल्लाह अली खामनेई की तस्वीर लगी हुई थी और आज की जो मुज्तबा खामनेई उनकी तस्वीर थी, वो लेके गए थे ये लोग। तो आप इन लोगों के साथ बैठे और देखिए कितनी मार पड़ी है। सीधे शब्दों में कहूँ तो ये मार पड़ना है कि आप जो चाहते थे वो नहीं हुआ, उसके बाद आमने सामने बैठे हुए थे। अब आपको चेहरा दिखाना छिपाना दोनों है। दिखाना इसलिए क्योंकि वोट लेना है, छिपाना इसलिए क्योंकि आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें आपको कुछ मिलता दिखाई नहीं दे रहा। तो इसीलिए अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए और ये एक भरोसा दिलाने की कोशिश कि हम परमाणु कार्यक्रम नहीं होने देंगे। कितना यहाँ पर अब यहाँ से क्या कोई और वे आउट, कोई और रास्ता दिखाई देता है कि यहाँ से परमाणु कार्यक्रम हो भी और डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में कहें कि देखो जी हमने सब कुछ समेट दिया वहाँ पे ईरान में? कुछ दिखता है ऐसा प्रफुल्ल जी? कि हमारे यहाँ वर्चस्वशाली जो समुदाय होते हैं उनमें एक डॉक्ट्रिन चलती है, पता नहीं अमेरिका में भी चलती होगी, लेकिन ट्रंप साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं खूटा डॉक्ट्रिन। ये पंचों की सारी बात मानते हैं लेकिन खूटा गाड़ेंगे वही। तो डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति यही है कि सारी बात मानते हैं लेकिन खूटा वहीं गाड़ेंगे जहां पहले से उन्होंने तय कर लिया है। हरमुज में तो इशारा कर चुके थे कि हरमुज के में वो साझेदार बनना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि ईरान का ही नहीं कंट्रोल हो, वो मिल करके वो भी कुछ करें और उनका भी कंट्रोल में आए। वो पार्टनर बनना चाहते हैं। पार्टनर बनने की बड़ी तीव्र इच्छा है, व्यवसायी है ना, तो वो इच्छा है कि वहां पर वो ईरान के साथ पार्टनर बन जाए और जो टॉल वगैरह हो या जो भी हो और बड़ी मात्रा में बढ़ा करके लड़। देखिए हमारे यहाँ जब चीज़ें की कीमत बढ़ती थी ना तो जनता त्राई करती थी, लेकिन सरकार के लोग रेवेन्यू कलेक्टर्स थोड़े राहत में होते थे, क्योंकि जितनी दाम बढ़े उतना ही उनको जीएसटी बढ़ेगा, जीएसटी का अमाउंट बढ़ता जाएगा। हमारे पास आंकड़े आते थे कि जीएसटी सरकार ने इतना बढ़ा करके वसूल लिया है, ये कभी नहीं बताया कि महंगाई उसकी तुलना में कितनी बढ़ी। तो ये सब आंकड़े हैं, वो कुछ नहीं, वो चाहते हैं कि दुनिया का तेल हम बेचें। उन्होंने कहा ना कि हमसे लो, प्रेम सर ने बहुत अच्छी व्याख्या की। ईरान का तेल लेना है तो, वेनेजुएला का तेल लेना है तो, दुनिया में कहीं का भी तेल लेना हो तो बेचेंगे हम, यानी कि हमसे लीजिए आप और हम आपको देंगे, चाहे वो कहाँ से ये होता है। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन, सेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग। तो सेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग की तरफ वो बढ़ रहे हैं। प्रोडक्शन कोई करे, मार्केटिंग हम करेंगे, हम बेचेंगे और हम दाम तय करेंगे कि किसको कितना मिलना चाहिए। उनकी पूरी की पूरी उनकी कोशिश है। अभी जो ईरान के हमारे साथी शब्बीर साहब थे, उन्होंने बड़ा अच्छा इशारा किया, ये एक डिप्लोमेटिक इशारा था कि ग्लोबल साउथ में कुछ रिकवरी आएगी। ग्लोबल साउथ में अपने मन से अपने संप्रभुता की रक्षा करने की स्थिति में आएंगे, गोया कि अभी नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है। बाहरी दबाव काफी है, तो ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं। ये ब्रिक्स का समय है और बार बार कहने के बावजूद ब्रिक्स की मीटिंग नहीं बुलाई जा सकी है। तो ईरान क्या फिर नए सिरे से ब्रिक्स की बात उठाने की कोशिश करेगा उसके डिप्लोमेटिक चैनल से, क्योंकि प्रवक्ता वहां पर ये बात चल रही है, ग्लोबल साउथ की बात चल रही है, तो उसमें ये उभर करके निश्चित रूप से आगे आएंगे। और अभी देखिए कि फायदा, युद्ध से फायदा बटोरने पर लगे हुए हैं। भारत जैसे देश की इकोनॉमी को जो कूटनीतिक स्टैंड होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। कूटनीतिक बुद्धि पता नहीं किंग कर्तव्य विमूढ़ता की शिकार हो गई है। कोई कूटनीतिक बुद्धि नहीं है, कुचाल ही है यहाँ, और चुनाव लड़ने में लगे हुए हैं। कल सरकार कुछ काम कर रही होगी, लेकिन एक खतरा और है, और वो खतरा ये है कि मैंने पहले भी शायद अपने यहाँ भी कहा है कि बैटल ग्राउंड वहाँ दिख रहा है, लेकिन ये शिफ्ट कर रहा है। बैटल स्पॉट जो है सो वार स्पॉट शिफ्ट कर रहा है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जल्दी ही कोई नया तनाव बढ़ सकता है, इसके इशारे मिल रहे हैं। क्योंकि पीछे अगर चीन इधर बैठा हुआ है और इधर अमेरिका पीछे से खेल रहा है, तो सामने में कुछ और प्लेयर्स को वो इन्वॉल्व करेंगे, ताकि युद्ध का फोकस जो है सो और थोड़ा चौड़ा हो जाए और थोड़ा बढ़े, और ये मोरलिटी से डिलिंक्ड हो जाए, ये युद्ध जो है सो शुद्ध आकर टिक जाए। तो बहुत सारी चीजें अभी डेवलप होंगी, लड़ाई खत्म तो नहीं होगी, लेकिन देखिए कि आगे क्या होता है।
अभी 2-4 दिन समय, कम से कम 2 सप्ताह तक का समय इन्होंने लिया था, उसमें बहुत सारी तैयारियां होंगी, बहुत सारी नीतियां बनेगी। लेकिन प्रशांत सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि हर देश को अपना अपना एक नया डिप्लोमेटिक चैनल खोलना चाहिए, जिस पर बात करनी चाहिए कि इस स्थिति का और इस दादागिरी का मुकाबला कैसे किया जाए। सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मामला जो है ये परमाणु कार्यक्रम पे आके सिमट गया है और वो देश, चलिए अमेरिका और साथ साथ इज़राइल जो है एनपीटी पे, मेरा जहाँ तक ध्यान है एनपीटी पे इज़राइल का सिग्नेचर नहीं है, आईएईए इंस्पेक्शन नहीं होता है, और लेकिन चौधराहट पूरी होगी, यानी ईरान ना करे ये हम करें, ये इसके लिए हम वहाँ बम्बार्डिंग करेंगे, वहाँ मिसाइलें दागेंगे, लेकिन हम सब कुछ करेंगे और एनपीटी पे सिग्नेचर नहीं करेंगे और ना ही हम आईएईए इंस्पेक्शन करवाएंगे। लेकिन बगल वाला जो हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी भी नहीं है, वो 2500 किलोमीटर दूर है और वो परमाणु बम ना बनाए, हालांकि जबकि वो कह रहा है कि हम परमाणु बम नहीं बना रहे हैं, ना आगे बनाएंगे, ये कह रहा है, उसके बाद भी उस पर भरोसा नहीं। बिल्कुल वही जो इराक के साथ आपने किया वही ईरान के साथ करना चाहते हैं और इसमें आप कूद पड़े हैं। लेकिन ये 2003 नहीं है, ये 2026 है। देखिए आगे क्या होता है। नहीं ये इराक है, ये ईरान है, और ईरान ने कई मौक़ों पर ये बातें बता दी हैं और दिखा भी दिया है। आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। बहुत बहुत